हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो यार, स्वागत है आप सबका जिज्ञान ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेई एडवांस 2024 का जो क्वेश्चन पेपर था बच्चों, है ना। तो हम शुरुआत करेंगे मैथ से। तो माय नेम इज़ तरुण यादव, आई एम मैथमेटिक्स मेंटर। तो हम लोग मैथमेटिक्स से शुरुआत करेंगे। अब शुरू करने से पहले मैं थोड़ा आप सबको बता दूं कि मैथ्स का जो पेपर था इस बार का बच्चों बहुत ही आसान आया था, कंपेरेटिव टू पिछले जो 2-3 साल हुए हैं अपने। इनफैक्ट पिछले 5 साल के साथ भी कंपेयर करेंगे तो इस बार का जो एग्ज़ाम था, इस बार का जो पेपर सेट किया था, दोनों ही पेपर 1 पेपर 2 बहुत ही मतलब कंपेरेटिवली आसान आया था। और इस बार के पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे उनको अगर हम कैटेगराइज करने भी लगे तो डिफ़िकल्ट कैटेगरी वाला जो अपना सॉल्यूशन क्वेश्चन सेट होता है ना, उसमें हम एक भी क्वेश्चन नहीं डाल पाएंगे, इतना आसान पेपर था। सब मॉडरेट और आसान, मॉडरेट और आसान ऐसे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन कौन कौन से आए थे। तो हम लोग शुरू करेंगे पेपर 1 से। ठीक है, पहले हम पेपर 1 को डिस्कस करेंगे। तो पेपर 1 का जो पहला क्वेश्चन था वो था, ये देखिए, लेट एफ एक्स बी ए कॉन्टिन्यूस डिफरेंशियल फंक्शन ऑन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी सच दैट एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 2। और हमारे पास एक लिमिट दी हुई है बच्चों। ठीक है, उसके बाद लिमिट की वैल्यू दी है, तो उसने पूछा है, एफ एक्स पूछा है। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बड़ा ही आसान सा सवाल है। सिर्फ और सिर्फ हमें लिमिट सॉल्व करनी है। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उसका सॉल्यूशन, उसका आंसर निकाल देना। देखो, अगर मैं लिमिट सॉल्व करूँगा भाई, तो जब भी मेरे पास, अगर मैं यहाँ एक्स डालता हूँ, देखो 0/0 फॉर्म फॉर्म बन रही है। अगर 0/0 फॉर्म बन रही है तो सबसे पहले दिमाग में क्या खटकता है? एल एच रूल। लगा दो एल एच रूल। अगर मैं इसमें एल एच रूल लगाता हूँ तो देखो बच्चों, ध्यान रखना, यहाँ वेरिएबल जो है वो टी है, एक्स नहीं है। एल एच रूल लगाया, ये बना मेरे पास, एफ एक्स ऐसे रहेगा। बस ध्यान रखना मैं टी पे लगा रहा हूँ, यहाँ मेरे पास वेरिएबल क्या है? टी। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? 98। यहाँ पे मेरे पास क्या है? लिमिट, देखो, ये है लिमिट टी टेंड्स टू एक्स। अब उठा के डाल दो इसमें एक्स टी की वैल्यू। तो यहाँ से T9 है, x10 है, T8 है। x8 तो कट ही जाएगा अगर मैं x डालता हूँ, तो क्या बचता है मेरे पास? देखिए, ठीक है, तो यहाँ से डालता हूँ तो एक एक्स यहाँ बचेगा, माइनस 2x यहाँ बचेंगे। उसके बाद 9 यहाँ बचेगा। इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास? 1 दी हुई है यहाँ पे, ये देखिए। अगर इसकी वैल्यू 1 दी है बच्चों, तो ये देखिए, इसको मैं सोल्व करूँ, अगर मैं इसको उधर भेजूँ, सॉरी एफ डैश एक्स है यहाँ पे, तो देखो 10 f(x) × x माइनस एक्स एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 9। अगर मैं रीअरेंज करूँ इसको तो ये देखिए, अगर मैं रीअरेंज करता हूँ इसको बच्चों, तो ये बनेगा मेरा x² एफ डैश एक्स एंड देन माइनस 10x × f(x) इज इक्वल्स टू -9 बच्चों। ठीक है, उसके बाद x² से कम्प्लीटली डिवाइड कर दो, क्या बनेगा? 10/x f(x) इक्वल्स टू -9/x²। मैं एफ डैश एक्स को अगर dy/dx लिख दूँ यहाँ पे, माइनस एफ एक्स को मैं ओब्वियसली y लिख सकता हूँ, सॉरी यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे x लिखूंगा मैं। ठीक है, तो बच्चों ये देखो x, और ये है इक्वल्स टू 9/x²। तो ये देख के कुछ दिख रहा है आपको? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे आसान। इसका सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन क्या होता है? सबसे पहले क्या निकालते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉल्यूशन क्या होगा? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। यही होगा सॉल्यूशन इसका। अगर ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सॉल्यूशन होगा इसका। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं बच्चे? देखो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए क्या करूंगा मैं? ए की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। पी क्या है? पी क्या है? -10/x बच्चों, -10/x। देखो, -10/x dx। अगर -10 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल के 1/x का इंटीग्रेशन करो तो क्या बनेगा? 1/x का इंटीग्रेशन ln x बनेगा। तो देखो, e की पावर -10 ln x, -10 को ऊपर चढ़ा दो पावर में विद log की प्रॉपर्टी बच्चों, तो x की पावर -10 क्या बनेगा मेरे पास? 1/x की पावर 10। ये मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर बना बच्चों। अगर ये मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया है तो देखो,
वहाँ उठा के एक सॉल्यूशन में डाल देते हैं हम। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x की पावर 10 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है, -9/x² इंटू 1/x की पावर 10 इंटू dx। बोलो बच्चों है कि नहीं है। अब मेरे को कुछ नहीं करना, सिंपल सा इंटीग्रेशन करना है भाई। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे मैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करूँगा, इंटीग्रेशन करके ये जो मेरे पास रिस्ट्रिक्शन दी है वो लगा दूंगा। चलो देखिए, दूसरी हम लोग एक को कर लेते हैं। चलो देखो बच्चों, मैंने क्या लगाया था, मेरा था y/x की पावर 10, y/x की पावर 10 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ -9/x की पावर 12 इंटू डी एक्स, यही था ना, -9/x की पावर 12। देखो बच्चों सिंपल सा इंटीग्रेट कर दो भाई इसको, ये तो मेरा ऐसे ही रह जाएगा। y/x की पावर 10 इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा, -9 x की पावर -12 प्लस 1 अपॉन -12 प्लस 1। बोलो हाँ या ना। ए इंटीग्रेट हो गया, प्लस क्या आएगा c। फर्दर सोल्व करूँ अगर इसको मैं, देखो y/x की पावर 10 इज इक्वल्स टू -9/-11 इंटू 1/x की पावर 11 प्लस c। बोलो बच्चों सही है गलत, सही है। तो देखो अब अगर मैं बोलूँ y/x की पावर 10 इज इक्वल्स टू 9/11 x की पावर 11 प्लस c, ये मेरे पास बन गया, ये मेरे पास बन गया। अब c निकालने के लिए मेरे पास एक कंडीशन दी है बच्चों, क्या, ये सब लोग ध्यान से देखेंगे, c निकालने के लिए मेरे पास एक कंडीशन दी हुई है। क्या कंडीशन है, बोला सर ये कंडीशन है f(1 = 2)। तो इसमें भाई x की जगह 1 डाल दो, y की जगह 2 डाल दो, क्या बनेगा देखो, 2 ये इज इक्वल्स टू 9 सॉरी x की जगह 1 डालना है इसमें। तो अगर x की जगह 1 डालेंगे तो ये 1 बन जाएगा यहाँ पे, और अगर y की जगह 2 डाला मैंने तो यहाँ 9/11 प्लस c। देखो c की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, c की वैल्यू कितनी आ गई, 2 - 9/11 मतलब 13/11 आ गई बस c की वैल्यू मेरे पास। अगर c की वैल्यू 13/11 है, अगर c की वैल्यू 13/11 है तो उठा के डाल दो यार इस इक्वेशन में। मेरे पास फाइनल क्या बनेगा, देखो y इज इक्वल्स टू x की पावर 10 इधर ले आऊंगा मैं तो क्या बनेगा, 9/11 x प्लस 13/11 x की पावर 10। ठीक है, ये मेरे पास बनेगा, ध्यान से देखेंगे, 9/11 x प्लस 13/11 x की पावर 10। तो 9/11 x, 9/11 x प्लस 13/11 x की पावर 10, बेटा ये आंसर आ गया मेरा, ये मेरा आंसर आ गया। देखो सब लोग, बी आंसर आ गया पहले वाले सवाल का, अरे आ गया सबका, हाँ या ना। देखो अगला क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था सब। इतना आसान क्वेश्चन अगर आता है पेपर में तो आपको बेटा छोड़ के तो नहीं आना चाहिए, आपका गलत भी नहीं होना चाहिए। देखो अब अगला, अगला क्वेश्चन था हमारे पास प्रोबेबिलिटी का भाई, सीधा सीधा बेस थ्योरम पे सवाल था, सीधा सीधा। अगर मैं बोलूं कि सबसे जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं ना बेस थ्योरम के, उनमें से एक था ये। देखो कैसे था, देखो बच्चों, अगर मेरे को ये बोल रहा है कि भाई एक स्टूडेंट अपीयर्स फॉर ए क्विज कंसिस्टिंग ऑफ ओनली ट्रू फॉल्स टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ ऑल क्वेश्चंस, मतलब टेस्ट देता है और सारे सवाल का जवाब देता है, छोड़ता नहीं कुछ भी। स्टूडेंट नोज द आंसर ऑफ सम क्वेश्चंस एंड गैसेस द आंसर ऑफ अदर क्वेश्चंस, कुछ के आंसर्स को पता है, कुछ के वो गैस कर रहा है। तो अब देखो, व्हेन द स्टूडेंट नोज द आंसर ऑफ ए क्वेश्चन ही गिव्स द करेक्ट आंसर, मतलब जब उसको आंसर पता है तो वो सही जवाब देता है। देखो अब अगर मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखना चाहूँ यहाँ पे, अगर मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखना चाहूँ तो देखो वो बोल रहा है कि क्या बोल रहे हैं, व्हेनेवर द स्टूडेंट नोज द आंसर,
ऑफ ए क्वेश्चन ही गिव्स द करेक्ट आंसर। मेरे को दिया है कि जब उसको आंसर पता है, तो देखो करेक्ट आंसर देने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, गिवन दैट आंसर उसको पता है, 1 होगी। बोलो हाँ या ना। करेक्ट आंसर देने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब उसको आंसर पता होगा, ये उसने दिया है क्वेश्चन में, बोलो क्या होगा। बोलो सर 1 आएगी, उसने दिया है कि हमेशा सही आंसर देता है वो। तो देखो मैं सी को लिख लेता हूँ, करेक्ट को सी लिखूंगा आगे से, ठीक है, और नॉन के को नॉन लिखूंगा, और जी को गैस लिखूंगा, ठीक है। यहाँ गैस भी किया है उसने कुछ। उसके बाद बोला है assume that the probability of student given the correct answer for a question given that he has guessed it। मतलब अगर उसने गैस किया है तो करेक्ट आंसर देने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, बोला 1/2। क्यों सर, इसने दिया है भाई। ऑल्सो अज्यूम दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसर फॉर ए क्वेश्चन बीइंग गेस्ड गिवन दैट द स्टूडेंट आंसर इज करेक्ट। मतलब भाई अगर करेक्ट आंसर है तो गैस करने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। बोला है, बोला बिल्कुल है सर। देखो भाई इसने पूछा क्या है मेरे से, इसने तो पूछा क्या है, वो बोल रहा है कि देन द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर ऑफ ए रैंडमली चोजन क्वेश्चन। वो बोल रहा है कि भाई अब या तो उसको पता होगा आंसर या नहीं पता होगा, दो ही कंडीशन होंगी ना, या तो गैस करेगा या फिर उसको पता होगा। तो मान लेते हैं कि भाई पता होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, x। जो बोला ना कि देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट नोज द आंसर ऑफ रैंडमली चोजन क्वेश्चन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पता होने की कितनी है, मान लेते हैं x। तो गैस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी भाई, 1 - x। कॉमन सेंस की बात है ना, इतनी होगी ना। गैस करने की प्रोबेबिलिटी 1 - x होगी, अगर उसको पता है इसकी प्रोबेबिलिटी x है तो गैस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 - x। तो यहाँ देखो अगर मैं बेस थ्योरम लगाऊं भाई, यहाँ पे बच्चों अगर मैं यहाँ पे बेस थ्योरम लगाऊं तो बेस थ्योरम मेरी क्या बोलेगी भाई, देखो P/G/C, मतलब कि गिवन है कि क्वेश्चन करेक्ट आंसर किया है, प्रोबेबिलिटी उसकी गैस करने की इज इक्वल्स टू, देखो गैस करने की प्रोबेबिलिटी इनटू P/C/G। नीचे सब कुछ उतार दो, एक बार नो होने की और एक बार गैस करने की। बोलो बात सही है कि नहीं है। ये मेरी गैस करने वाली होगी और ये मेरी क्या होगी भाई, पता होने वाली होगी करेक्ट में। देखो ध्यान दे, उसने पूछा क्या था, प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर ऑफ रैंडमली चोजन क्वेश्चन। भाई प्रोबेबिलिटी क्या है कि उसको पता होगा, तो दो कंडीशन है हमारे पास, दो ही सिचुएशन एग्जिस्ट करती है, तो पता होगा या नहीं पता होगा। तो पता होगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो देखो पता होगा उसकी प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पर, मैं मान ली मैंने एक्स मान ली है, तो बेस थ्योरम से मैं इस चीज को इस तरीके से लिख सकता हूँ कि अगर उसने गैस मारा है तो देखो ये तो हो गया कि भाई उसने गैस मारा है तो करेक्ट कितने, करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये करेक्ट होने की, उसने गैस मारा है इनटू करेक्ट होने की उसको पता है, ठीक है। बेस थ्योरम यही बोलती है मेरा। तो अगर बस अब करना क्या है, निकालना हमें क्या है, एक्स निकालना है भाई। क्या करना है, मेरे को ये पता है कितनी है, 1/6 है, ये चीज़ पता है 1/6 है, 1 - x हो गया। P/G/C मेरे को पता है कितना, देखो C/G मेरे को दिया है 1/2, अपॉन में 1 - x इंटू 1/2 प्लस में x एंड C/K, तो मेरे को पता ये 1 है भाई। निकाल लो यार, x निकालना है सिंप्लीफाई करके, x की वैल्यू 5/7 आ जाएगी यहाँ से हमारे पास, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये मेरा 5/7 मेरा आंसर हो जाएगा। बताओ इतना आसान क्वेश्चन। मतलब इस बार जेई ने एग्जाम बनाते टाइम ऐसा है कि ऐसा उन्होंने शायद कसम खा ली थी कि मैथ्स में बच्चों से दिमाग तो लगवाना ही नहीं है, एक दो सवाल छोड़ दो, उसके अलावा बोल रहे कि मैथ्स में बच्चों से दिमाग लगवाना ही नहीं है। इतने मतलब सीधे सीधे डायरेक्ट कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन, वो क्वेश्चन दे रहे हैं, पूरा पूरा ऐसे कैसे उठा के। बेस थ्योरम हो गया, पिछला क्वेश्चन हमने किया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। देखो आगे वाला करते हैं हम लोग। ये देखो क्या सवाल है, क्या सवाल है ये, इलस्ट्रेशन में करवाते हैं ऐसे सवाल हम लोग, है ना। इलस्ट्रेशन में करवाते हैं ऐसे सवाल बच्चों को जब शुरू शुरू में पढ़ाया जाता है, कंपाउंड एंगल्स या ट्रिग्नोमेट्री बोल दो, फेज 1 बोल दो, जो भी बोलते हैं आप लोग, एक ही बात है। तो शुरू शुरू में करा, क्या करना, कुछ नहीं करना, खोल दो भाई उठा के, भाई ये दिख रहा है मेरे को, ये इसके साथ ये दिख रहा है, इसके साथ कुछ नहीं, खोल दो साइन एक्स को, साइन 11x/2, एक बार इसके साथ साइन 6x माइनस
साइन 11x/2 इंटू कोस 6x, सही है। देखो सर यहाँ पे प्लस में कोस 11/2x साइन 6x प्लस कोस 11x/2 कोस 6x। क्या भाई, क्या क्या करना है इसमें? कुछ नहीं करना। एक बार तुम क्या करो भाई, सॉरी, एक बार इसको उठाओ और इसको उठाओ साथ में, क्या बनेगा? कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्या बनाएगा मेरा? देखो कोस ए माइनस बी बनाएगा, कोस ए माइनस बी 6x माइनस 11x/2 प्लस, एक बार इसको उठाओ, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, क्या बनाएगा? साइन ए माइनस बी। कितना होगा देखो, साइन ए माइनस बी, देखो भाई क्या बन गया मेरे पास, क्या बना? कोस ऑफ x/2 प्लस साइन ऑफ x/2, ये बनी है मेरे पास फाइनली। ये जो मेरी इक्वेशन, इसने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इतना बड़ा दिया था, वो फाइनली मेरे पास ये आई है। बताओ, सिंप्लीफाई हो गया, एक स्टेप में सिंप्लीफाई हुआ है, एक स्टेप में सिंप्लीफाई हो गया, ये आया है। अब उसने क्या दिया है? पहली बात दिया है कि भाई जो x है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। x क्या दिया है? सेकंड क्वाड्रेंट में दिया है, मतलब साइन x पॉजिटिव होगा, कोस x नेगेटिव होगा। लेकिन साइन x पॉजिटिव होगा और कोस x नेगेटिव होगा। x/2 की बात नहीं करी मैंने, ध्यान रखना इस चीज़ की। मैं बोला साइन x पॉजिटिव होगा, कोस x नेगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट पे। उसने तो कोट भी नेगेटिव दिया है, तो क्यों मैं x/2 निकालूं? इसको मैं ये लिख दूं क्या, कोस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, ये लिख दूं इसको मैं, सीधी बात है। इसके बाद क्या करो, खोल दो। कैसे खोल दो भाई? बोले ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, होल स्क्वायर खोलना है ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 1 बन जाएगा, प्लस 2 कोस x/2 इंटू साइन x/2। खोलेंगे तो स्क्वायर खोलेंगे, 2 कोस x/2 साइन x/2 बनेगा, क्या बनेगा? साइन साइन x बनेगा वो। अरे समझ रहे हो? इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा, देखो कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 कोस x/2, रूट में ये बनेगा। तो ये दोनों तो मिलके 1 बना देंगे। ये क्या बना देगा? साइन 2x का फॉर्मूला है, साइन x बना देगा। मेरे को ये पता है साइन x पॉजिटिव होगा भाई, इसमें साइन x पॉजिटिव होगा, तो यहाँ क्या क्या करो, ट्राइंगल बना दो। समझ नहीं आएगा तो सिंपल सी बात है, x ही है तो अगर कोट -5/11 दिया है तो ये 5 है, ये क्या है √11 है, ये 6 हो जाएगा। तो साइन x क्या बनेगा मेरा? √11/6 बनेगा। पर बनेगा कि नहीं बनेगा? उठा के यहाँ पटक दो, देखो सिंपल सा है। 1 प्लस √11/6, 6 में एलसीएम लेके ये ले लिया मैंने, देखो कुछ नहीं किया। अगर इसको मेरे को फर्दर सोल्व आउट करना दिख नहीं रहा आंसर में, तो भाई ऊपर नीचे से 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया भाई साहब? क्योंकि ऊपर वाला मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। कैसे? ऊपर बनेगा 12 प्लस 2√11 अपॉन में 12, है ना। 12 प्लस 2√11 में क्या लिख दूँ? 11 प्लस ना सॉरी √11 प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो क्या लिख दूँ मैं इसको, इस चीज़ को मैं ये लिख सकता हूँ कि √11 प्लस 1 का होल स्क्वायर है, नीचे जो है वो 12 है मेरे पास, इसका मेरे को रूट है, तो क्या बनेगा? √11 प्लस 1, इसका मैं रूट लूँगा तो 2√3। देखो निकालो कौन सा है दूसरा। इतना सिंपल सवाल, देखो इतना सिंपल सवाल कहाँ ही आएगा भाई। अगला सवाल देखो सब लोग, देखो भाई इलिप्स का सवाल है। अगर मैं अगला क्वेश्चन देखूँ तो इलिप्स का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन पढ़ोगे ध्यान से ना, देखो कंसीडर इलिप्स x² प्लस 9 प्लस y² 4। देखो इसको एक हम लोग बना लेते हैं। अगर मैं देखो तो मेरे पास एक इलिप्स है, मान लो उसने दिया हुआ है ये इलिप्स है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि भाई इलिप्स मैंने कंसिडर भी कर लिया, कैसा? बस सर ये इलिप्स हो गया, लो भाई ठीक है। ये 0 2 है, ये 0 - 2 होगा, ये जो होगा ये भाई होगा 3 0, ये होगा -3 0, ठीक है। उसने दिया है मेरे को, उसने बोला है कि पी क्यू पॉइंट है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। अगर पी क्यू पॉइंट ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो मतलब पी क्यू पॉइंट इलिप्स के बाहर राई करेगा, हाँ या ना? दिख रहा है भाई, कोई पॉइंट बाहर हो उसकी यही कंडीशन होती है कि पॉइंट डालने पे जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा। तो 2 टेंजेंट्स आर ड्रन फ्रॉम एस टू इलिप्स of which one meets the ellipse at end point of minor axis, other meet the ellipse at point T
इन फोर्थ क्वाड्रेंट, let r be the vertex of ellipse with positive x coordinate and o be the, देखो ये r आ गया, ये o आ गया, ठीक है, o be the center of ellipse if the area of triangle ORT, देखो t क्या बोला है उसने, t बोला है भाई कि, अच्छा देखो उसने बोला कि एक पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट है यहाँ पे, चलो ये एलिप्स यहाँ टच कर रहा है, तो बोल रहा है कि भाई आप मेरे को एरिया बताओ किसका, वो बोल रहा है कि आप मेरे को OR और T का एरिया बताओ। अगर इसको मैं बोलूँ T, देखो भाई इलिप्स अगर मेरे पास ये है x²/9 प्लस y²/4 इज इक्वल्स टू 1, तो इसके मैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या लिख सकता हूँ बताओ जरा, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या लिख सकता हूँ इसके, बताओ, 3 cos थीटा और 2 sin थीटा लिख सकता हूँ, हाँ या ना। तो टी पॉइंट के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स में 3 cos थीटा और 2 sin थीटा लिख दूँ, बोले सर लिख दो। तो देखो अगर ये 3 cos थीटा ओ भाई 2 sin थीटा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ है जो ये लेंथ है मेरी, ये कितनी है, ये तो वाई कोऑर्डिनेट है इसका, अगर मैं इसको h बोलूँ तो h कितना है मेरा, h कितना है, 2 sin थीटा है, बोले सर है। अब उसने बोला है ORT जो एरिया है ना, ट्राइंगल है, उसका एरिया 3/2 है। अब भाई अगर ORT एरिया इसका मैं लिखूं तो ये भी तो लिख सकता हूँ ना, हाफ इंटू बेस मेरा OR बन जाएगा जो कि 3 दिया हुआ है, इंटू हाइट मेरी 2 sin थीटा बन जाएगी, हाँ या ना। लेकिन मोड भी तो लगेगा मेरे भाई, मोड भी लगेगा, बोले सर क्यों लगेगा, देखो साइन थीटा है वेरिएबल, हमें पता नहीं नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, नहीं पता हमें, अगर साइन थीटा आ गया वेरिएबल आ गया तो हमें एरिया तो हमेशा पॉजिटिव लेंगे ना हम लोग, तो साइन थीटा आ गया तो मैं मोड लगाऊंगा क्योंकि एरिया मेरे को हमेशा पॉजिटिव लेना होता है। इसको इक्वल्स टू कर देता हूँ 3/2 के, ये एरिया दिया है उसने 3/2 है, अगर इसको मैं 3/2 के इक्वल करता हूँ तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा 3 sin थीटा, देखो इज इक्वल्स टू 3/2, तो मेरे पास आएगा भाई 3 sin थीटा इक्वल्स टू 3/2, 3 sin थीटा का मोड बेसिकली इज इक्वल्स टू 3/2, 3 से 3 गया, तो साइन थीटा मेरे पास क्या आ गया बच्चे, ±1/2 आ गया। अब देखो मेरे पास जो कंडीशन थी भाई, जहां मेरा पॉइंट कट कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, उसने मेरे को साफ साफ बोला है कि टी जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अगर मेरा टी फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो एक बात बताओ, थीटा में साइन थीटा की वैल्यू +1/2 लूंगा या -1/2 लूंगा, रीजन बीइंग कि अगर टी फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो थीटा जो है वो नेगेटिव होगा मेरे भाई, थीटा जो है नेगेटिव, थीटा इन द सेंस साइन थीटा सॉरी नेगेटिव होगा यहाँ पे, तो साइन थीटा अगर मैं नेगेटिव लूंगा पॉजिटिव तो ले ही नहीं पाऊंगा ना भाई, क्योंकि फोर्थ ईयर में साइन नेगेटिव होता है, तो मतलब यहाँ से मैं लूंगा कौन सा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू -1/2 लूंगा। ये क्या आएगा, अगर ये बात है तो मेरा थीटा कितना आ रहा है, 2π माइनस π/6 आ जाएगा भाई, कितना आएगा 11π/6, थीटा की वैल्यू मेरी 11π/6 आ जाएगी, हाँ या ना, अरे हाँ या ना। अगर थीटा की वैल्यू 11π/6 आ गई तो देखो भाई मेरे को निकालना क्या है, मेरे को ये पॉइंट पी क्यू है, मेरे को पी और क्यू में रिलेशन निकालना है। अगर ये पॉइंट पी क्यू है तो मैं पी क्यू पॉइंट निकाल सकता हूँ आराम से, बोला ये निकाल सकता हूँ कैसे, मेरे को ये पॉइंट पता लग गया, मेरे को ये पॉइंट पता लग गया और मेरे को ये पॉइंट पता लग गया, समझ रहे हो, ये पॉइंट पता है मुझे और ये पॉइंट पता है मुझे, दो पॉइंट से मैं इक्वेशन इलिप्स की इक्वेशन से टेंजेंट नहीं लिख सकता, उन टेंजेंट्स की अगर मैं इंटरसेक्शन करवाऊंगा मेरे पास पी क्यू आएगा। देखो ये पॉइंट क्या है भाई, मेरा मेरा जो कोस थीटा है वो कितना आएगा यहाँ पे, देखो अगर मेरा साइन थीटा -1/2 है तो सीधी बात ये तो वाई कोऑर्डिनेट इसमें -1 आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा भाई 3√3/2 आएगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं इस पॉइंट से पॉइंट मतलब .02 है एलिप्स पे, वहां पे अगर टेंजेंट लिखना चाह रहा हूँ तो क्या होता है टेंजेंट की इक्वेशन बच्चों, हमने पढ़ी है क्या, x(1/a² + y(y1/b² = 1) टेंजेंट की इक्वेशन होती है कि नहीं होती है। मेरे को लिखनी किस पॉइंट से है, 0 और 2 पॉइंट से, तो लिख लो ये वाली टर्म 0 बन जाएगी प्लस
जीरो और 2 पॉइंट लिखनी है तो क्या आएगा 2y अपॉन बी कितना दिया है देखो, बी स्क्वायर 4 है इज इक्वल्स टू 1। मेरे पास एक इक्वेशन क्या आ गई, y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गई मेरे पास। दूसरी इक्वेशन क्या है देखो, मैं लिख रहा हूँ 3√3/2 और -1 से, 3√3/2 और -1 से। दूसरी टेंजेंट लिख रहा हूँ 3√3/2 और -1 से। देखो 3√3/2 x/9 माइनस y/4 इज इक्वल्स टू 1। बोलो भाई। तो देखो ये कि नीचे बचेगा x/2√3 माइनस y/4 इज इक्वल्स टू 1। अगर मैं यहाँ से इक्वेशन लिखना चाहूँ तो अगर मैं 4√3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आएगा 2x माइनस √3y इज इक्वल्स टू 4√3। बोलो भाई ये मेरी दूसरी इक्वेशन आ गई, किसकी, इस टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, पहली वाली इसकी थी। बोलो दोनों टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। दोनों का यार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दो, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे तो क्या आएगा देखो, y की वैल्यू 2 डालोगे तो x कितना आएगा, मेरे पास y तो 2 आ ही रहा है, x कितना, y की वैल्यू 2 डालो तो x कितना आएगा 6। यहाँ पे आएगा कि 2x इक्वल्स टू 6√3 और x इक्वल्स टू 3√3। तो मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आया है 3√3। तो अगर मैं देखूं भाई तो मेरा p कितना आ रहा है 3√3 और मेरा q कितना आ रहा है 2। तो p और q में देख लो क्या रिलेशन बन रहा है मेरे पास। हाँ तो देखो p q, मेरा p q कितना आ रहा है 2 और p आ रहा है 3√3। मेरा आंसर पहला वाला आंसर हो जाएगा। बताओ भाई इसमें क्या समस्या थी, कितना आसान क्वेश्चन दिए भाई, देखो कितने आसान से क्वेश्चन दिए हैं इस बार, मतलब बिल्कुल कतई दिमाग तो लगवाया ही नहीं है। आए बात समझ में? ठीक है। चलिए तो अब पेपर 1 का सेकंड सेक्शन बात करते हैं सेक्शन 2 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 तीन क्वेश्चन हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे बात किया जाए। अब जरा क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए क्या कह रहा है कि लेट s इक्वल्स टू a प्लस बी रूट टू, जहां a और b क्या है, इंटीजर दे रखा है, और एक दे रखा है t1 दे रखा है -1 प्लस रूट टू की पावर n, n जहां नेचुरल नंबर दे रखा है, और t2 दे रखा है आपके सामने 1 प्लस रूट टू की पावर n, n जहां नेचुरल नंबर दे रखा है। फिर कह रहा है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखा जाए कि भाई साहब आखिर है क्या। ठीक है, अच्छा सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एस जो दिख रहा है आपके सामने, a प्लस बी रूट टू, ए और बी नेचुरल नंबर इंटीजर है, यहाँ पर बहुत सारे रखा जा सकता है नंबर, ए और बी इंटीजर है तो 0, 1, 2, -1, -2 वट रखा जा सकता है। लेकिन यहाँ से एक चीज दिख रहा है आपको, अगर आपने यहाँ पर a का वैल्यू 1 रख दिया और b का वैल्यू 1 रख दिया, या a का वैल्यू -1 रख दिया और b का वैल्यू 1 रख दिया, ठीक है, तो आपको दिख रहा है इसके जैसा भी दिख जाएगा। अच्छा, और इस तरीके से ये भी दिख जाएगा उसी में। बात समझ में आ रहा है क्या? ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपको। दिख रहा है क्या? अच्छा चलिए भाई, अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। t1 क्या लिखा हुआ है, -1 प्लस रूट टू की पावर n। अच्छा अब देखिए जरा ध्यान से, n नेचुरल नंबर है तो 1 रखिएगा तो क्या मिलेगा, अच्छा 1 रखिएगा तो भाई साहब यही मिल जाएगा -1 प्लस रूट टू। अच्छा -1 प्लस रूट टू की पावर 2 रखिएगा तो क्या मिलेगा 1 प्लस 2 -2 रूट टू। तो हर हाल में देखिए क्या मिल रहा है मेरे को, समथिंग लाइक दैट मैं कह सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा रूट टू यही मिलेगा। मिलना चाहिए क्या, ये बताइए मेरे को, हर बार क्या मिल रहा है अल्फा प्लस बीटा रूट टू। अच्छा साफ साफ दिख रहा है कि अल्फा और बीटा क्या होंगे भाई साहब, जेड में लाई करेंगे, दिख रहा है क्या? अच्छा उसी तरीके से अगर आप T2 को देखें, ध्यान से देखिए T2 को, T2 क्या दिख रहा है आपके सामने 1 प्लस रूट टू की पावर n, तो 1 प्लस रूट टू की पावर n, अगर इसमें n का वैल्यू 1 रखते हैं आप तो क्या मिल जाएगा, n का वैल्यू 1 रखने पर 1 प्लस रूट टू। अच्छा n का वैल्यू 2 रखते हैं आप तो क्या मिल जाएगा, n का वैल्यू 2 रखने पर 1 प्लस रूट टू की पावर 2, तो 1 प्लस 2 प्लस 2 रूट टू, ये साफ साफ दिख रहा है 3 प्लस 2 रूट टू। क्या दिख रहा है आपको 3 प्लस 2 रूट टू। अच्छा ये भी एक तरीके से अल्फा 1 प्लस बीटा 1 रूट टू दिख रहा है, जहां अल्फा 1 और बीटा 1 क्या होना चाहिए, z होना चाहिए। तो अब जरा देखिए भाई साहब, ये भी इसी फॉर्मेट का दिखा, ओहो ये भी इसी फॉर्मेट का दिखा, और ये भी कुछ इसी फॉर्मेट का दिखा, और हमारा जो s है ये इसी फॉर्मेट में दिख रहा है, बस हमने वहां अल्फा बीटा लिख दिया, अल्फा 1 बीटा 1 लिख दिया, और s में क्या दे रखा है a प्लस बी रूट टू। तो साफ साफ दिख रहा है कि ध्यान से देखिए कि जो भी ये बोला गया है z, जो भाई z है इंटीजर्स, बात समझ में आ गया,
यूनियन T1 यूनियन T2 सबके किसके सबसेट्स होंगे भाई साहब? S के सबसेट्स होंगे। बात समझ में आ रही क्या? बात समझ में आ रही बेटा? किसके सबसेट्स होंगे? S के सबसेट्स होंगे। क्लियर है क्या सभी को? हाँ चलिए जी, अब बात क्वेश्चन नंबर 2 पे किया जाए। अच्छा सॉरी, अब इसके ऑप्शन बी पे किया जाए बात बेटा। ऑप्शन बी कह रहा है कि T1 इंटरसेक्शन 0 से लेके 1/2024 5 होगा। ठीक है, अच्छा सेम चीज ये क्या है, और इसको रेसिप्रोकल करके बोल दिया ऑप्शन सी में कि 5 नहीं होगा। बात कर लेते हैं T2 के लिए। तो T1 क्या कह रहा है भाई साहब? T1 देखिए, T1 है √2 - 1 की पावर n। अच्छा इसका क्या होता है भाई साहब? कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, क्या बन जाएगा ये? प्लस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर √2 का स्क्वायर -1, तो भाई 2 - 1 तो ये क्या बन गया? 1 + √2 की पावर n। अच्छा इसने कहा है कि 1/2024 से छोटा रहेगा, ठीक है, इसका इंटरसेक्शन तो 5 मिलेगा। देख लेते हैं, इसको रख देते हैं 1/2024 से छोटा। बात समझ में आ रही क्या? तो यहां से क्या मिल गया? 1 + √2 की पावर n वैल्यू क्या होना चाहिए? 2024 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2024 से बड़ा होना चाहिए। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा भाई साहब? बात समझ में आ गई क्या? इसका मतलब क्या हो गया? ये गलत हो गया और ये वाला क्या हो गया? सही हो गया, क्योंकि T2 भाई साहब यही दे रखा है, 1 + √2 की पावर n दे रखा है। क्लियर है क्या सभी को? चलिए अब क्या है भाई, ऑप्शन डी पर आइए। डी में क्या कह रहा है कि फॉर एनी गिवन ए बी बिलोंग्स टू जेड cos पाई a + b √2 + आयोटा साइन। अच्छा यूलर्स फॉर्मूला, अब देखिए क्या है, अब ये साफ साफ बोला है यहाँ पर आयोटा है और बोल रहा है कि जेड होना चाहिए। जेड मतलब रियल होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। अगर इंटीजर होना चाहिए, रियल होना चाहिए, तो इमेजनरी पार्ट क्या होना का मस्ट है? 0 होना चाहिए। इमेजनरी पार्ट मस्ट है कि 0 होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए भाई साहब? साइन पाई ऑफ a + b √2 0 होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है क्या? ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब b का वैल्यू क्या हो? 0। अदरवाइज पॉसिबल हो ही नहीं सकता। b को 0 के अलावा कुछ भी रखिएगा भाई साहब, कुछ ना कुछ क्वांटिटी बन जाएगा, ठीक है, इंटीजर बनेगा नहीं तो साइन पाई इंटीग्रल वैल्यू पर 0 होगा नहीं। अगर इंटीजर नहीं बनेगा तो साइन पाई समथिंग 0 नहीं बनेगा। तो इसको 0 बनाने के लिए मस्ट है कि पाई के सामने इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, और b 0 नहीं रखेंगे तो इंटीग्रल मल्टीपल होगा नहीं। इसलिए भाई हर हाल में इंटीग्रल होना ही पड़ेगा, और 0 इंटीग्रल होने के लिए b 0 होना ही पड़ेगा। तो भाई साहब ऑप्शन बी डी भी सही है इसका। बात समझ में आ गई सभी को? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आया जाए। 6 में देखिए ध्यान से भाई साहब, 6 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि एक r² है r × r, ठीक है भैया। अब इस कह रहा है कि ए बी सी 3 पॉइंट हैं जो r में बिलोंग कर रहे हैं, ओके। और एक आपके पास इक्वेशन दे रखा है x² + 2bxy + cy² > 0 फॉर ऑल xy। मतलब xy कुछ भी रखिए, हमेशा इक्वेशन ग्रेटर देन 0 दे रहा है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि एक्सेप्ट 0,0, इसने बाद में बोल दिया भाई साहब साथ में कि 0,0 से क्या होना चाहिए? एक्सेप्ट होना चाहिए, 0 0 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी रखिए आप। अच्छा थोड़ी देर के लिए जो ये बोला है 2bxy + cy² > 0, अच्छा याद करिए ऐसा क्वेश्चन कहाँ देखते थे आप? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, याद है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में ऐसा क्वेश्चन देखते थे, या फिर सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन में जब बात क्या करते थे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करेगा वहां पर बात करते थे। तो कोई बात नहीं, अब देखिए x² + 2bxy + cy² लिखा हुआ है। अब बोला जा रहा है कि ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लीजिए, थोड़ी देर के लिए, कि x में क्वाड्रेटिक है। ये क्या है? x में क्वाड्रेटिक। अगर कोई क्वाड्रेटिक है भाई साहब, ठीक है, जो ABC हमेशा बड़ा है, ठीक है, तो इतना तो पता चल गया हमें कि a 0 से बड़ा होना चाहिए और d क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ x² ऑलवेज ग्रेटर देन 0, और डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव करते हैं, y को कांस्टेंट मान लिया हमने, x में क्वाड्रेटिक मान रहे हैं, ठीक है। तो 2by होल स्क्वायर - 4ac y² नेगेटिव। तो यहां से देखिए 4y² बाहर निकाल लिया हमने। क्या कर लिया? 4y² बाहर निकाल लिया, b² - ac नेगेटिव होना चाहिए, b² - ac। अब देखिए y क्या है? 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब क्या है भाई? ये भी कभी पॉसिबल है नहीं 0, तो 0 किसको होना पड़ेगा? यही वाला है, तो b² - ac नेगेटिव होना चाहिए। अच्छा पहले ही बोल दिया है कि a पॉजिटिव होना चाहिए, तो हर हाल में अब a पॉजिटिव है तो c को भी क्या होना होगा? पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। बात समझ में आ गई क्या? ये चीज क्लियर है? अब चलिए, अब जो पहला ऑप्शन है a कह रहा है कि ये जो a है इस s में लाई करेगा, तो भाई साहब s में लाई करने के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि a 0 से बड़ा होना चाहिए, c 0 से बड़ा होना चाहिए, और b² - ac क्या होना चाहिए? 0 से छोटा। तो देखिए भाई साहब a 0 से बड़ा है, c 0 से बड़ा है,
ये साफ साफ दिख रहा है सभी को, a 0 से बड़ा है और c 0 से बड़ा है, साफ साफ दिख रहा है। अच्छा, तो बी स्क्वायर माइनस ए सी 0 से छोटा होना चाहिए। चलिए भाई साहब, ऑप्शन नंबर ए, बी स्क्वायर माइनस ए सी, तो 7 का स्क्वायर 49, 49/4 माइनस 2 इंटू 6, देखिए यहाँ पर 49 माइनस 6 हो जाए 12 माइनस 4, 48/4, ये तो बन गया भाई साहब 1/4, ये तो 0 से बड़ा हो गया। इसका मतलब कि ए ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा अपने क्वेश्चन को। क्लियर है क्या? चलिए अब ऑप्शन बी पे आइए। कह रहा है कि 3b 1/12 एस में बिलोंग करेगा, तो 2b का वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए, मॉड 2b का वैल्यू 1 से छोटा, या यूं कह ले इसको कि b का वैल्यू 2b का वैल्यू -1 से 1, तो b का वैल्यू -1/2 से 1/2 में होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं भाई साहब, कंडीशन तो ये सेटिस्फाई करेगा ही करेगा हर हाल में। तो बी स्क्वायर माइनस ए सी लेस देन 0, तो कितना हो गया, बी स्क्वायर माइनस 1/4 लेस देन 0, तो b -1/2, b प्लस 1/2 नेगेटिव, तो b बिलोंग्स टू -1/2 से 2, बिल्कुल सही बात है, यही बोला है। तो ऑप्शन बी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। चलिए ऑप्शन सी पर आते हैं। अब कह रहा है कि फॉर एनी गिवन एबीसी बिलोंग्स टू एस, ठीक है, एबीसी जो एस में बिलोंग कर रहा है, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, अगर आपको थोड़ा सा, चलिए बात कर लेते हैं भाई, क्रैमर्स वगैरह भी होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, आपने 10th क्लास में पढ़ के आएंगे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, अच्छा इनफिनाइट सॉल्यूशन कब होता है, नो सॉल्यूशन कब होता है, वहां से ही बात कर सकते हैं इस क्वेश्चन पे। तो अब कह रहा है यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, तो यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए भाई साहब, अगर आपको याद है, डिटर्मिनेंट लिखते थे ए बी बी सी, दिख रहा है सभी को? अच्छा, क्या लिखा हुआ ये, ए सी माइनस बी स्क्वायर, क्या लिखा हुआ, ए सी माइनस बी स्क्वायर, डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो होना चाहिए यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए। और ए सी माइनस बी स्क्वायर, देखिए बी स्क्वायर का वैल्यू ए सी से छोटा है, इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ भाई साहब, ये क्या लिखा हुआ, पॉजिटिव लिखा हुआ, तो नॉन जीरो हो गया, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा भाई साहब, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो है। तो भाई ये आंसर ये सही हो गया हमारा। अब डी पर आइए। डी कह रहा है कि फॉर एनी गिवन एबीसी बिलोंग्स टू एस, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। क्या इस भी सिस्टम का, इस भी पेयर ऑफ इक्वेशन का, सॉरी ये भी दो लाइंस दिए हुए हैं, इनका भी लीनियर इक्वेशन जो दिया हुआ है सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन होगा? तो फिर से वही तरीका, क्या कर लिया जाए, इनका भाई सब डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लिया जाए, a + 1 b c + 1, डिटरमिनेंट वैल्यू निकाला जाए, क्या मिलेगा, देखिए a + 1 c + 1, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ac + a + c + 1 माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए AC और A और C पहले पॉजिटिव निकाल चुके हैं हम यहाँ पर, A पॉजिटिव C पॉजिटिव पहले निकाल चुके हैं, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, और AC माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू अभी हमने देखा पॉजिटिव, मतलब ये भी वैल्यू क्या हो गया, नॉन जीरो। अगर ये नॉन जीरो है तो भाई साहब ओवरऑल क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो ये भी हमारा आंसर हो गया। क्लियर है क्या सभी को? चलिए आगे बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, कह रहा है कि लेट RQ डिनोट 3 डायमेंशनल स्पेस, टेक 2 पॉइंट्स P 1, 2, 3 एंड Q 4, 2, 7। अच्छा, P पॉइंट है बेटा 1, 2, 7, सॉरी 1, 2, 3 और Q है 4, 2, 7। कह रहा है कि लेट डिस्टेंस XY, भाई XY क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन X एंड Y, ठीक है, X और Y दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है XY, ठीक है। अब कह रहा है S एक सेट दिया हुआ है जिसमें डिस्टेंस ऑफ X, P का होल स्क्वायर माइनस डिस्टेंस ऑफ X, Q का होल स्क्वायर 50 दिया है, और T एक सेट रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें डिस्टेंस ऑफ Y, Q का होल स्क्वायर माइनस डिस्टेंस ऑफ Y, P का होल स्क्वायर क्या दे रखा है, 50 दे रखा है, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो अब X और Y कोऑर्डिनेट के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो X और Y मान लेते थोड़ी देर के लिए। X हमारा है X1, Y1, Z1, ठीक है। तो निकालते हैं जरा भाई साहब, x1 - 1 होल स्क्वायर प्लस y1 - 2 होल स्क्वायर प्लस z1 - 3 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर का डिस्टेंस फिर इसके डिस्टेंस का स्क्वायर बेटा, तो इसके डिस्टेंस का स्क्वायर कितना हो गया, x1 - 4 होल स्क्वायर माइनस y1 - 2 होल स्क्वायर माइनस y1 - 7 y1 - 7 का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू दे रखा है 50। जरा सॉल्व करे देखिए, x1 स्क्वायर, ठीक है, कट गया, y1 स्क्वायर कट गया, z1 स्क्वायर कट गया। अच्छा, यहां पर z1 लिखना चाहिए था मेरे को। चलिए अब देखिए यहां क्या बच गया, -2x1 + 1 -4y1 + 4,
यहाँ बच गया -6z1 प्लस 9, यहाँ बच गया प्लस 8x1 -16, यहाँ बच गया प्लस 4y1 -4, और यहाँ बच गया प्लस 14z1 -49। इसका वैल्यू 50 दे रखा है। जरा देखिए तो 8x - 2x 6x1, फिर से 4y1 4y1 कैंसिल हो गया, z1 में 6z और 8 क्या बोलते हैं 14z 8z1। अच्छा कांस्टेंट में देखिए भाई सब क्या क्या बचा, 1 + 9 10, 10 + 4 14, 14 में से 16 गया भाई साहब -2 -2 -4 -6 -6 और 49 कितना हो गया 55, 55 उधर जाकर के 105 पहला हो गया। अच्छा और बता दूं आपको, दूसरे को सॉल्व करिएगा, मैं बता दूं आपको दूसरे को सॉल्व करके क्या मिलेगा, ठीक है। दूसरे को सॉल्व करके और उसी तरीके से आसानी से बात बन जाती है, आपको मैं बता देता हूं। इस दूसरे को सॉल्व करिएगा, चलिए तो x के लिए हो गया। अच्छा अब y वाले पॉइंट को मान लेते थोड़ी देर के लिए, x2 y2 z2 x2 y2 z2। अब इसको सॉल्व करना है बेटा, ठीक है। चलिए देखिए क्या लिखिएगा, x2 - 1 होल स्क्वायर y2 - 2 होल स्क्वायर प्लस z2 - 3 होल स्क्वायर माइनस x2 - 4 होल स्क्वायर प्लस y2 - 2 होल स्क्वायर प्लस z2 - 7 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 50, ठीक है। इसको 50 लिखिएगा भाई साहब, तो ये भी क्या बनेगा, दोनों में 50 50 है, किसी में एक में चेंज था, चलिए दोनों में ही 50 50 है, तो भाई दोनों का इक्वेशन तो सेम ही बनेगा, ठीक है। तो यहां से भी बनेगा, ये चीज बनेगा 6x2 + 8z2 इक्वल्स टू 105, ये बन जाएगा, ये दूसरे वाला, ठीक है। चलिए अब देखिए भाई साहब, अपने पास s भी आ गया, अपने पास t भी आ गया। अगर थोड़ा सा लिखा जाए तो s को लिख देता हूं मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा, क्या भाई साहब क्या मिलेगा 6x + 8z इक्वल्स टू 105। अच्छा जो इस सब पीछे लिखा हुआ है वो सब कोई दिक्कत नहीं अपने को, t में आ गया, इसमें भी 6x + 8z, ठीक है। जरा सॉल्व कर लेते हैं इसको कि ये भी 50 और ये भी 50, अरे ये yq का स्क्वायर माइनस ये लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस आना चाहिए और यहाँ पर प्लस आना चाहिए, तो इसको सॉल्व करिएगा तो 105 नहीं आएगा, इसमें चेंज आएगा, और इसमें चेंज क्या आएगा मैं पहले बता दूं आपको, यहाँ पर 5 बचेगा, क्या बचेगा 5 बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 5 t, यहाँ पर आपका 5 आ रहा है। अब देखिए अगर ध्यान से देखा जाए तो s और t दोनों ही क्या है, एक प्लेन है और पैरेलल प्लेन्स हैं, दोनों ही प्लेन क्या है, दोनों ही इक्वेशंस क्या है, प्लेन है और पैरेलल प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब चलिए भाई कह रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही है उस पर बात कर लिया जाए। पहला स्टेटमेंट में कह रहा है बेटा ए ऑप्शन, देयर इज अ ट्रायंगल हुज एरिया इज 1 एंड ऑल ऑफ हुज एंट्रीज आर फ्रॉम एस। बिल्कुल हो सकता है भाई साहब, बहुत सारे ऐसे ट्रायंगल एग्जिस्ट करेंगे जिनका एरिया कहाँ होगा 1, ठीक है, और उनके पॉइंट्स वर्टिसेस कहाँ लाई करेंगे, इस पर लाई करेंगे। आप मान सकते हैं भाई एक प्लेन है, आपके सामने ये प्लेन दे रखा है, ठीक है। अच्छा y कोऑर्डिनेट 0 है, x और z है, तो भाई साहब ऐसे एक ट्रायंगल एग्जिस्ट करा सकते हैं जिसका एरिया कितना मिलेगा आपको 1 मिलेगा। बहुत सारे पॉइंट्स से एग्जिस्ट कर सकते हैं, इनफाइनाइटली ट्रायंगल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। चलिए पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है, क्या कह रहा है कि देयर आर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स L and M in T such that each point on the line segment LM is also in T। अच्छा देखिए अब क्या है, अपना T जो है एक प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है, T क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब T प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है तो सबसे बड़ी खासियत यही होती है प्लेन की कि उसमें कोई लाइन लीजिएगा, उसमें एक लाइन लीजिएगा जिस पर 2 पॉइंट लिखा हुआ है L और M। तो भाई साहब अगर ये लाइन लाई कर रहा है प्लेन में, तो ये पॉइंट जो लाइन सेगमेंट है वो T पर लाई करेगा ही करेगा, इससे बाहर जा ही नहीं सकता क्योंकि वो लाइन पहले से उस प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है। तो बी ऑप्शन भी क्या है आपका सही है। अब सी ऑप्शन पे आइए, कह रहा है कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी ट्रायंगल्स ऑफ पेरीमीटर 48, 2 of whose vertices are from S and other 2 are from T। बिल्कुल एग्जिस्ट कर सकता है भाई। देखिए दोनों जो है प्लेन्स वो पैरेलल प्लेन्स हैं, दोनों प्लेन्स कैसे हैं, पैरेलल प्लेन्स हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा इसमें दिखा देता हूं मैं, ठीक है। यहां पर न्यू स्लाइड में एडजस्ट करता हूं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि देयर आर इनफिनिटी मेनी ट्रायंगल्स। अब ये 2 प्लेन जो हैं ये पैरेलल हैं, 2 प्लेन कैसे हैं, ये दोनों प्लेन्स पैरेलल हैं। तो ये दोनों प्लेन पैरेलल है, तो एक प्लेन मैं थोड़ा ऐसे जनरेट कर लेता हूं और दूसरा प्लेन ऐसे जनरेट कर लेता हूं, ठीक है। अच्छा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखा जाए थोड़ा ध्यान से, तो क्या लिखा होता है 6x + 8y
105 और दूसरा लिखा था 66, सॉरी 8z है ये, और 8z 5 लिखा हुआ, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच का देखा जाए जरा, तो क्या मिलेगा 105 माइनस 5 का मॉड √6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो 100 अपॉन 10, तो कितना मिल गया ये आपको 10 मिल गया। ठीक है, अब देखिए ये डिस्टेंस 10 है। अब क्वेश्चन में कहा क्या गया आपसे कि इनका पेरीमीटर 48 होना चाहिए। पेरीमीटर कितना होना चाहिए 48। अब रेक्टेंगल की बात किया और दूसरे वाले पोर्शन में स्क्वायर की बात किया है। अब ध्यान से सुनिए, अगर रेक्टेंगल है पेरीमीटर 48 होना चाहिए, बात समझ में आ रही है। पेरीमीटर का क्या होता है भाई साहब 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b। अगर एक 10 है तो दूसरा क्या होना चाहिए 14, बिल्कुल। तो भाई साहब एक साइड 10 लेकर के और दूसरा साइड 14 लेकर के आप ऐसे भाई साहब इनफाइनाइट ट्रायंगल जनरेट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही क्या? स्लाइड शिफ्ट करते चलिए इनको दोनों एक दूसरे को, तो ऐसे हजारों ट्रायंगल वो सॉरी रेक्टेंगल्स मिल सकते हैं जिनका क्या हो सकता है पेरीमीटर। बात समझ में आ रही क्या? हाँ या ना? क्लियर है सभी को? भाई साहब हजारों ऐसे रेक्टेंगल एग्जिस्ट किए जा सकते हैं जिनका पेरीमीटर क्या हो 48 हो। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन सी क्या है अपना सही है। ऑप्शन डी पे आइए। अब रेक्टेंगल के जगह क्या कह रहा है स्क्वायर कह रहा है। रेक्टेंगल के जगह क्या कह रहा है स्क्वायर कह रहा है। तो जिस तरीके से रेक्टेंगल इंसर्ट किया है उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं भाई साहब इसमें। बात समझ में आ रही क्या? आप स्क्वायर भी इंसर्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए तो हमारे जो अगले इंटीजर टाइप्स हैं वो क्वेश्चन देखते हैं अभी। तो अगर 8वां क्वेश्चन देखें तो बोल रहा है सिंपल सा लॉगरिथम का सवाल है। क्या बोलता है देखो, a की वैल्यू 3√2 है, b की वैल्यू गिवन है, x y बिलोंग्स टू r है। तो ये इक्वेशन दी है मेरे को, इक्वेशन ये उसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ दो इक्वेशन दो वेरिएबल है, x निकल जाएगा y निकल जाएगा, वहाँ डाल के वैल्यू पुट करने सिंपल। देखो अब एक बात और देखो कि x अगर 3√2 है ना, a अगर 3√2 है बच्चे मेरा, a अगर 3√2 है मेरा, तो a स्क्वायर कितना होगा बच्चे 18 होगा, और यहाँ मेरे को 18 दिख रहा है। सही है, तो देखो अगर मैं इसको लिखूं तो देखो a log ऑफ, यहाँ पे a है मेरा, ये 18 को मैं a स्क्वायर लिख दूं, 18 जो है इसको a स्क्वायर लिख दूं। देखो a स्क्वायर की पावर कितनी है 5/4, ये क्या बनेगा मेरा देखो log a 5/2, 5/2 को नीचे उतार लो, सिंपली 5/2 बन गया मेरा ये log a टू द बेस है तो 1 होता है। तो मेरी पहली इक्वेशन क्या बन गई, अगर मैं देखूं पहली इक्वेशन मेरी क्या बन गई देखो 3x + 2y = 5/2। अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो क्या बनी देखो 6x + 4y = 5। तो बेटा ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई है सिंप्लीफाई करके। ठीक है, अब देखो अगर दूसरी इक्वेशन को मैं देखता हूं तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी दी है देखो, अगर b को देखता हूं मैं तो 1/5 की पावर 1/6 इंटू √6। तो अगर ध्यान से देखो इसकी मैं पावर 6 कर दूं तो कितना आ रहा है, इसकी मैं पावर 6 करो तो कितना आएगा बेटा देखो 5 की पावर 1/6 इंटू 6 5 बनेगा, प्लस अगर √6 की पावर में 6 करूंगा तो कितना बनेगा 216, कितना बनेगा 1/1080 बनेगा ये वाली चीज़। अगर इसकी पावर 6 करता हूं तो 1/1080 बनता है। क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है ये वाली। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिखना चाहूँ देखो b, अगर यहाँ मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, b की पावर -6 = 1080 है, तो 1080 को क्या लिख दूँ b की पावर -6, उसकी पावर कितनी है 1/2 है कि नहीं है। सिंपली उठा दो क्या आएगा log b इंटू बी 1/2 इंटू -6, इसको काट दो -3 तुम आगे निकाल दो ये 1 बन जाएगा। सिंप्लीफाई क्या होगा बनेगा -3। तो मेरी दूसरी इक्वेशन जो है वो क्या बनेगी देखो 2x - y = -3। तो ये दो मेरी जो इक्वेशन दी हुई थी इनको सिंप्लीफाई करके क्या बन रहा है भाई, एक तो ये बन रही है एक ये बन रही है, 2 इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 10वीं क्लास का टॉपिक। क्या करना है तुम्हें, अगर यही निकालना है तो पहली में से दूसरी को माइनस कर दो, अगर तुम्हें ये निकालना है तो पहली में से दूसरी को माइनस कर दो भाई, क्या बनेगा 6x - 2x कितना बनेगा 4x, 4x माइनस ऑफ -y कितना बनेगा +5y = 5 ऑफ -3 कितना बनेगा 5 + 3 8। तो ये लो आंसर कितना आया, पूछा यही था मेरे पास, आंसर कितना आया 8 आया मेरे पास। आई बात समझ में, आंसर कितना आया 8 आया मेरे पास, पहले का आंसर 8 आएगा। दूसरे वाला देखो क्या बोलता है भाई, एकदम कतई मतलब टुच्चू से क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखो fx दिया है इसने मेरे पास, ये कुछ तो दिया है, पोलिनोमियल है, रियल कोफिशिएंट है, और भाई f(1) की वैल्यू उसने -9 दी है। ठीक है,
उसके बाद बोला है कि i√3 जो है, i√3 मतलब कॉम्प्लेक्स है, इज अ रूट ऑफ इक्वेशन इसका। देखो इस इक्वेशन का एक रूट है i√3। अब उसने एक चीज दी है, देखो भाई, कि रियल कोफिशिएंट है, मतलब ए बी और सी तीनों रियल हैं। ये बात ध्यान रखना, ए बी सी तीनों रियल है। यहाँ पे काम आएंगे क्योंकि यहाँ ए और बी ही यूज हुए हैं। तो उसके बाद बोला है कि अगर α1 α2 α3 α4 आर द रूट्स ऑफ इस दिस इक्वेशन, इसको जीरो के बराबर करके रूट्स अगर उसके ये आ रहे हैं तो मेरे को इसकी वैल्यू बताना। देखो सबसे पहले क्या करना है, मेरे को ए बी सी और निकालना है। अगर ए बी सी निकालने हैं तो भाई इसने एक तो बोला है ए और बी रियल है। इस इक्वेशन से अगर मैं एक्स कॉमन निकाल दूं, देखो क्या बनेगा, 4x² प्लस 3ax प्लस 2b इक्वल्स टू 0। डन। एक रूट क्या है मेरे पास, x इक्वल्स टू 0 आ गया। एक उसने दिया हुआ है, एक रूट उसने दिया है क्या, i√3। अगर भाई i√3 उसने दिया है तो इसका जो तीसरा रूट है वो मैंडेटरी है, क्या होना चाहिए, -i√3। क्यों? क्यों? क्योंकि भाई उसने बोला है कि ए बी और सी जो है वो रियल हैं, मतलब ए बी रियल हैं, तो इस इक्वेशन के कोफिशिएंट क्या हो गए, रियल हो गए। अगर कोफिशिएंट रियल है मेरे पास, और अगर एक रूट कॉम्प्लेक्स है तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट पेयर जरूर एग्जिस्ट करेगा उसी इक्वेशन की रूट के फॉर्म में, बताया जाता है क्वालिटी इक्वेशन में। तो एक अगर i√3 है तो दूसरा तो -i√3 जरूर होगा, अगर ए और बी कॉम्प्लेक्स है तो। x = 0 मेरे को पास आ ही गया था, तो ये इसके 3 रूट आ गए हैं। ए और बी निकल जाएगा, क्या करना है, सम कर दो रूट्स का। सम ऑफ रूट्स कितना आ रहा है, यहाँ से यहाँ 0 आ रहा है, मतलब 3a/4। ए कितना आ गया, यहाँ से ए मेरे पास 0 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कर दो, यहाँ से कितना आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, -i² × 3, मतलब 3 आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। कितना आएगा, 2b/4, मतलब b कितना आ गया, b6 आ गया। b6 आ गया, a0 हो गया, उठा के पटक दो यहाँ पे। देखो देखो भाई, x⁴ a0 है प्लस 6x² प्लस c = 0। अगर मैं f(x) = 0 लिख दूं तो उसने दिया है f(1) -9 है, तो 1 उठा दो भाई, डाल दो। 1 + 6 + c = -9। c की वैल्यू क्या आ गई, -15। c की वैल्यू -15 आ गई, सॉरी -16 आएगी, है ना, 9 और 7 16। ठीक है, उठा के यहाँ डाल दो। मेरे पास प्रॉपर इक्वेशन क्या बनेगी, ये वाली मैंने सारी कोफिशिएंट निकाल ली, इसके क्या बनेगी भाई, x4 प्लस 6x² -16 = 0। देखो बाई क्वालिटिक है लेकिन सारी पावर इवन है, तो क्या करेंगे, टी मान लो या फिर फैक्टराइज कर दो। टी नहीं मानना तो फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा, x² + 8 × x² - 2, ये आएंगे। देखो भाई सीधा फैक्टराइज कर दो। अगर ऐसे फैक्टराइज कर दिया भाई तो मेरे पास क्या क्या वैल्यूज आ गई, देखो x² की वैल्यू एक तो -8 आ गई, एक आ गई x² की वैल्यू 2। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, +-√2। बोले तो एक आएगी +√2, दूसरी आएगी -√2। यहाँ से क्या आएगी x की वैल्यू, +-i²√2। 4 रूट्स आ गए मेरे पास, α1 α2 α3 α4 की वैल्यू आ गई मेरे पास। तो सर कैसे आई, देखो α1 अगर मैं √2 मानता हूँ, α2 मेरा -√2 हो जाएगा। अगर α3 मैं i√2 मानता हूँ तो α4 मेरा -i√2 हो जाएगा, बोला हो जाएगा, बिल्कुल सर। अब भाई इनका मॉडुलस की वैल्यू बतानी, मॉडुलस इन द सेंस कॉम्प्लेक्स नंबर वाला मॉडुलस है। तो देखो इन दोनों का तो वही हो जाएगा, यहाँ आएगा √2² -√2 ना प्लस -√2² प्लस इसका मॉडुलस कितना होगा, 2√2 इनका स्क्वायर प्लस -2√2 इसका स्क्वायर। माइनस भी नहीं, मॉडुलस तो प्लस ही होता है वैसे भी, पर देखो ठीक है, ये आएगा 2 + 2 + 8 + 8 कितना बना, आंसर हमारा आया 20। समझ गया, आंसर कितना आएगा 20। देखो इतना आसान सा सवाल, ये देखो इसका आंसर आएगा 20। ठीक है, अगले वाले पे चलते हैं। देखो अगला वाला क्या बोल रहा है, अगले वाला बोलता है कि भाई एस है मेरे पास कुछ कुछ दिया हुआ, जिसमें ए मेरे को दिया हुआ है, उसने बोला ABCDE जो है 0 और 1 ही हो सकते हैं बस। ए से लेके ई तक जितने भी मेरे पास यहाँ एलिमेंट्स है सब के सब 0 और 1 ही वैल्यू ले सकते हैं। और एक चीज़ दी है कि जो मोड ऑफ ए है वो या तो 1 होगा या -1 होगा। तो बोला कि इसको डिटर्मिनेंट लेंगे और देन द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एन एस। तो एस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, एस एक सेट है जो ए डिफाइन कर रहा है। ठीक है,
अब देखो सबसे पहले अगर उसने ये दिया हुआ है मेरे पास कि ए का डिटरमिनेंट या तो -1 होगा या 1 होगा, तो मैं ए का डिटरमिनेंट ही निकाल लेता हूँ भाई। ए का डिटरमिनेंट अगर मैं निकालूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, मैं पहली रो से खोल दे रहा हूँ ना, पहले कॉलम से खोल दे रहा हूँ इसको, देखो पहले वाला 0 हो जाएगा, तो ये आएगा मेरे पास ई माइनस बी सी, ठीक है, फिर आएगा डी माइनस ए सी, ठीक है। तो इसको खोल दो तो मेरा मोड ए क्या बन जाएगा भाई, मेरा मोड ए बनेगा डी माइनस ई, उसके बाद प्लस का बी सी है, माइनस का ए सी है, सी निकाल दो, क्या बनेगा बी माइनस ए। मेरा मोड या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरा ये बन जाएगा, देखो डी माइनस ई प्लस सी बी माइनस ए। अब उसने बोला है कि भाई ये डिटर्मिनेंट जो है ये आपकी दो ही वैल्यू ले सकता है, ये डिटर्मिनेंट जो है ये आपकी दो ही वैल्यू ले सकता है, कौन सी, एक तो मेरी लेगा +1 और एक मेरी लेगा -1। तो भाई मैं क्या करूँगा, केसेस बना दूंगा ना, मुझे पता है मेरे को इसकी वैल्यू +1 या -1 रखनी है, गिवन दैट ए बी सी डी ई मेरे क्या 0 और 1 हो सकते हैं। सीधी सी बात है भाई, मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, देखो अगर ये बात है मेरी तो सबसे पहले मैं लिखूंगा भाई ए बी सी डी ई, अगर ये मेरा 1 होना चाहिए या -1 होना चाहिए तो पहले मैं बोलूँगा मेरा 1 हो जाए, तो 1 होने पे भाई या तो ये 0 हो जाए और ये 1 हो जाए, दूसरा या ये 1 हो जाए या ये 0 हो जाए, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि भाई ये मेरे पास जो है 1 हो जाए उस चक्कर में पूरा डिटरमिनेंट। देखो अब अगर मेरे को इसको 0 करना है, डी माइनस ई को 0 करना है, तो कितने तरीके हैं इसके 0 करने के, दो, कौन कौन से, डी और ई दोनों 0 ले लूँ या फिर डी और ई दोनों को 1 1 ले लूँ। तो डी और ई दोनों को 0 0 ले लिया, डी और ई दोनों को 1 1 ले लिया, तो ये 0 हो गया, इसको मेरे को 1 बनाना है। अब देखो ये 0 होने के बाद ये 1 बनेगा मेरा, अब इसको 1 बनाने के कितने तरीके कैसे बना सकता हूँ इसको 1 बनाना, देखो मेरे को कंपलसरी है सी तो 1 ही रखना पड़ेगा इसमें मेरे को भाई, दोनों केसेस में सी 1 रखना पड़ेगा मेरे को। अगर मैंने सी को 0 रख दिया, क्योंकि जो ए बी सी डी है 0 या 1 वैल्यू ले सकते हैं, सी को अगर मैंने 0 रख दिया तो ये 0 बन जाएगा, ये भी मैंने वैसे 0 बना दिया। उसके बाद बी माइनस ए को मेरे को 1 बनाना है, बी माइनस ए को 1 बनाने क्या क्या बना सकते हैं भाई, बी को 1 रखो, ए को 0 रखो, सिंपल सी बात है, बी को 1 रखो, ए को 0 रखो, बस यही तरीका बनाने का मेरा। इसमें मैंने क्या किया भाई, ये 0 बनाया था, इसको 1 बनाया, अब देखो मैं इसको 0 बना रहा हूँ, इसको 1 बना, इसको 0 बनाने का मैं कितने तरीके से बनाऊँ, या तो सी को 0 बना दूँ, सही बात है, या सी को 0 बना दूँ, बी माइनस ए को 0 बना दूँ। पहला अगर मैं सी को 0 बनाऊंगा, देखो इसको अगर मैं सी को 0 बनाया तो ए और बी मेरा क्या क्या हो सकते हैं भाई, ए और बी तो कुछ भी हो सकते हैं ना, 4 केसेस बन जाएंगे। अगर मैंने सी को ही 0 बना दिया तो ये टोटल 0 बन गई, तो यहाँ ए और बी के क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, A1 B0 B1 A0, दोनों 0 0, दोनों 1 1, मतलब यहाँ 4 केस बन जाएंगे मेरे, बोलो 4 केस बनेंगे कि ना, ए और बी में क्या कौन कौन से, 1 1 0 1 1 0 0 0, फर्क नहीं पड़ेगा, सी को तो मैं वैसे 0 कर दिया तो ये हमेशा 0 ही बनेगा। ये इसको 1 बनाना है डी माइनस सी को, क्या क्या तरीका भाई, एक ही बात है, इसको 1 0 1 0 1 0 1 0, देखो बोलो कुछ समझा। तो देखो अब अगर मैं भाई इसको 0 बनाया है मैंने, तो एक बार तो मैंने क्या किया कि सी को 0 बना दिया, उसके बाद एक को मैं क्या कर सकता हूँ भाई, सी को 1 रख के बी माइनस ए को 0 बना दूँ। देखो सी को 1 रख दिया मैंने, बी माइनस ए को अगर मैं 0 बनाऊंगा कितने तरीके से बना सकता हूँ, 2 तरीके से, किसमें, 0 बी को और ए को दोनों को 0 0 पुट कर दो, बी और डी दोनों को 0 दोनों को 1 1 पुट कर दो, तब भी 0 बनेंगे। वहां अगर मैं इसको 0 बना रहा हूँ भाई, तो ये मेरे को 1 तो बनाना ही पड़ेगा, तो डी माइनस ई 1 कैसे बनेगा, 2 तरीके से। ये देखो मेरे पास कितने केस आ गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए 8 केस मेरे किस चीज़ के, ए को +1 बनाने के, ए को +1 बनाने के। तो अब जिस बच्चे में दिमाग है ना वो अगले 8 केस निकालेगा ही नहीं भाई, क्यों, क्योंकि ए को अगर -1 बनाना है, ए को अगर -1 बनाना है तो कुछ नहीं करना भाई, इसके सिमेट्रिक सारे केस आएंगे। अब बना के देख लेना, सारे केस इसी के सिमेट्रिक आएंगे, -1 बनाओगे तो सारे के सारे और सेम तरीके के बनेंगे। तो 8 तो +1 के हो गए, 8 कितने हो जाएंगे, -1 के हो जाएंगे हमारे, तो इसका आंसर मेरा 16 आ जाएगा। आई बात समझ में, इसका आंसर मेरा 16 आ जाएगा। तो मतलब देखो कैसे बकवास बकवास क्वेश्चन भर रखे हैं इस बार। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है पीएनसी का है, थोड़ा अच्छा सवाल है। बोल रहा है कि 9 बच्चों का ग्रुप है, S1 से लेके S9 तक, वो डिवाइड करना है हमें 3 टीम्स में, X Y और Z। और X Y और Z अगर 3 टीम में डिवाइड कर रहे हैं, उनके साइज उसने दिए हुए हैं भाई, X में जो है वो 2 बच्चे होंगे, एंड Y में 3 एंड Z में 4, ठीक है।
तो उसने बोला है, कंडीशन दे दी कि सपोज दैट S1 कैन नॉट बी सिलेक्टेड फॉर द टीम X। अगर भाई मेरा जो S1 है वो यहाँ पे सेलेक्ट ही नहीं हो सकता और S2 यहाँ पे नहीं हो सकता कभी भी। बोला तो कितने पॉसिबल वेज है हम ये कर सकते हैं। देखो S1 यहाँ नहीं हो सकता, S2 यहाँ नहीं हो सकता, तो मैं केस बनाऊंगा इसमें। पहला केस क्या रहेगा मेरा, देखो कि केस पहला ये रहेगा कि व्हेन S2 इज इन X, मतलब S2 को मैं X में डाल रहा हूँ। देखो S1 S2, अगर मैं X को लेके केस बनाना चाह रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे X को लेके केस बनाना चाह रहा हूँ, मैं Y को लेके भी केस बना सकता हूँ अलग से। जैसे मैं यहाँ लिखा ना कि भाई मैं S1 मेरा S2 मेरा X में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो बेसिकली मैं यहाँ X को लेके खेलना चाह रहा हूँ। X पे ही सारे केस बनाऊंगा कि X में एक बार ये डाल दिया, दूसरी बार ये नहीं डाला, तीसरी बार ये डाल दिया, तो जितने केस बनेंगे सारे X के रिस्पेक्ट में बनाऊंगा। वैसे ही केस मैं Y के रिस्पेक्ट में बना के पूरा क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूँ। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं अगर करना चाहें। तो मैं यहाँ सबसे पहले देखूंगा X के रिस्पेक्ट में अगर मैं खेलना चाहूंगा तो पहले देखूंगा भाई S1 तो मैं डाल ही नहीं सकता X में। ठीक है, तो मैं बोलूंगा एक बार मैं S2 इसमें डालूंगा, दूसरा केस बनाऊंगा तो इसमें S2 नहीं डालूंगा। ठीक है, तो दो केस बनेंगे मेरे। अगर मैं पहला बोला कि मैं इसमें S2 डाल रहा हूँ तो मैंने एक एलिमेंट तो इसमें फिक्स ही कर दिया भाई, क्या कि इसमें S2 डाल दिया मैंने। ठीक है, और उसके बाद देखो इसमें दो एलिमेंट्स डालने हैं, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 9। S2 मैंने S2 इसमें डाल दिया, एक एलिमेंट और डालना है, एक इसमें डाल दिया, एक और डालना है, बचे कितने, 8 बचे मेरे पास। एक डालने पे 8 बच गए, लेकिन S1 तो मैं डाल नहीं सकता इसमें। S2 मैंने डाल दिया, S1 डाल नहीं सकता। मेरे पास 7 ओवरऑल 7 एलिमेंट बच गए। 7 में से मेरे एक और डालना है। अगर 7 में से मेरे को एक डालना है तो कोई भी एक उठा दो 7 में से, 7C1 से। आगे बात समझ में, ये हो गया मेरा X में डालने के लिए। अब देखो मेरे पास अगर Y में डालता हूं मैं, अगर मैं Y में डालूंगा तो भाई कितने एलिमेंट बचते हैं मेरे पास, 7। 9 में से मैंने 2 यहाँ डाल दिए जिसमें से एक S2 डाल दिया, 9 में से 2 यहाँ डाल दिए जिसमें से एक S2 यहाँ डाल दिया। वाई बोल रहा है मैं S2 लूंगा ही नहीं, हम करेंगे मतलब भाई S2 मैंने पहले डाल दिया, तो टोटल 7 एलिमेंट बच गए। 7 में से वाई वाला 3 डाल ले तो कोई भी उठा के डाल दो 7C3 से, बोल डाल सकते हो। ऐसे जेड में डालने हैं, 4 बचे हैं तो 4C4 से उठा के ये डाल दो। ये मेरा पहला केस का आंसर आएगा। आगे बात समझ में। अब देखो तो मैं दूसरा केस बना रहा हूँ इसमें भाई। दूसरा केस क्या बनाऊंगा, दूसरा केस बनाऊंगा कि भाई X में ना तो मेरा S1 जाएगा ना मेरा S2 जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने ये केस बनाया S2 X में जाएगा। बेसिकली दूसरा केस मैं यही बना रहा हूं कि S2 X में नहीं जाएगा बस, लेकिन S2 X में नहीं जाएगा, S1 भी X में नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि वो उसने पहले ही मना किया हुआ है। तो मेरा केस क्या बन गया कि ना तो S1 X2 में जाएगा ना S2 X2 में जाएगा, X में जाएगा। देखो कि S1 एंड S2 नहीं बिलोंग तो नहीं लिखते, विल नॉट गो इन X। अब एक बात ध्यान रखना भाई, अगर S1 और S2 मेरे को X में नहीं डालने हैं, उसके अलावा मेरे पास कितने एलिमेंट बचते हैं, कितने बच्चे बचते हैं, 7 बच्चे बचते हैं। अब 7 में से ही कोई 2 डालूंगा इसमें मैं, तो कितने तरीके से डाल सकता हूं, 7C2 ये X में डाल दिए मैंने। अब 7 में से मैंने 2 तो यहाँ डाल दिए, लेकिन उन 2 में S1 S2 नहीं है भाई। अब मैं क्या करूँ, मेरे को Y में डालने हैं भाई। अगर मेरे को Y में डालने हैं तो बताओ भाई कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है मेरे लिए, कितने हैं, टोटल 9 थे, 2 यहाँ डाल दिए हैं तो कितने हैं, 7 बच गए। लेकिन उन 7 में से मैं S2 तो Y में डाल ही नहीं सकता भाई, तो मेरे पास इफेक्टिव तो 6 ही रहेंगे ना। इस X में मैंने इस X में मैंने S1 भी नहीं डाला, मैंने S2 भी नहीं डाला, सही बात। तो Y में मैं S2 वैसे नहीं डाल सकता, तो 2 यहाँ डाल दिए, एक S2 हट गया, तो कितना बचा Y के लिए, 6। तो भाई 6 में से मेरे को 3 ही डालने पड़ेंगे, बाकी बच गए 4। तो जेड में तो कुछ भी डाल सकता हूँ मैं, चारों में से 4 जेड में डाल दो, ये आंसर आएगा मेरा। दोनों को जोड़ दो, दिस प्लस दिस, देखो भाई ये कितना आएगा, 7 इंटू 4 से 4 तो 1 आ जाएगा। देखो ये आएगा 35 इंटू 7, ये टोटल मिला के आएगा मेरे 245 आएगा। तो 35 इंटू 7 कितना आएगा, 245। ठीक है बच्चे, और इसको करोगे तो कितना आएगा, 440 ना, 440 नहीं, सॉरी 440 नहीं आएगा, ये 420 आएगा। ये कितना आएगा, 420। आंसर कितना आ जाएगा टोटल,
इसको जोड़ दो और इसको जोड़ दो, 665। समझ गया? समझ गया? आगे समझ में? आसान सा सवाल था वैसे तो, बस हमें केसेस बनाने के बारे में सोचना था कि कैसे कैसे बना सकते हैं। ठीक है, आप ग्रुपिंग से भी कर सकते हैं इसको, उसको अपने आप से ट्राई कीजिएगा। ग्रुपिंग भी अच्छा मेथड हो सकता है इसको करने का। ठीक है, तो अगला देखते हैं। फर्जी सवाल है, बिल्कुल फर्जी सवाल है। क्या करना है भाई, मेरे को क्या दिया है देखो, ओपी दिया है, ओ क्यू दिया है, ओ आर दिया है, 3 वेक्टर दिए हैं। अल्फा बीटा है, जीरो नहीं हो सकते, ठीक है। ओ डिनोट्स द ओरिजिन, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बॉक्स बोलते हैं इसको। अरे बॉक्स बोलते हैं। देखो अगर मेरा बॉक्स दिया है, इसका क्या मतलब है, अगर बॉक्स जीरो, पहले मतलब बॉक्स की वैल्यू कितनी होती है पता होना चाहिए। बॉक्स की वैल्यू कितनी होती है पता होना चाहिए। डिटरमिनेंट बनाते हैं हम लोग को, आई जेड और के, आई जे और के को लेके बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। वो मेरे को वैल्यू जीरो दी हुई है। तो भाई अगर अगर मैं इसका डिटरमिनेंट बनाना चाहूँ तो क्या बनेगा मेरे पास, देखो ये बना पड़ेगा मेरे पास। इसको जीरो के बराबर किया है, इसको जीरो के बराबर किया है, जीरो के बराबर करो भाई इसको। क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपली खोल दो, अल्फा माइनस वन बाई अल्फा। मैं पहले कॉलम के साथ खोल रहा हूँ भाई, 1/2 बीटा माइनस वन बाई बीटा माइनस वन। ठीक है, इसके साथ खोल दो, क्या बनेगा, -1/2 -1/2 +1/2 बन जाएगा भाई। ठीक है, उसके बाद मैं इसके साथ खोल दूँ तो क्या बनेगा मेरा, +1। अगर मैं इसके साथ खोल रहा हूँ तो 1 माइनस बीटा माइनस वन बाई बीटा, ये मेरा 1 बाई बीटा बनेगा। ओपन कर दो इसको भाई, ओपन कर दो फटाफट। अगर मैं इसको 1/2 को बाहर निकालूँ इसमें, देखो भाई अल्फा माइनस, सिंपल सी बात, अगर इसको खोलोगे तो भाई बीटा माइनस वन बाय बीटा 1/2 -1 +1/2, ये 1 माइनस बीटा माइनस वन ही बनेगा, 1 बाई बीटा +1 बाई बीटा। सिंप्लीफाई करो भाई, अल्फा प्लस बीटा प्लस वन इक्वल्स टू 0 आएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करो सब लोग, अल्फा प्लस बीटा प्लस वन इक्वल्स टू 0, ये वाली कंडीशन आएगी यहाँ से। अरे आई बात समझ में, ये वाली कंडीशन आएगी यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा प्लस वन इज इक्वल्स टू 0। अगर ये वाली कंडीशन आएगी तो इसमें मेरे को और क्या दिया हुआ है, देखो कि अल्फा बीटा और टू, 3 पॉइंट हैं, वो इस प्लेन पे लाई करते हैं, मतलब सेटिस्फाई करेंगे। देखो अल्फा प्लस बीटा -2 अगर इस प्लेन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्या करो, क्या कर दो, अल्फा प्लस बीटा 1 दिया है भाई यहाँ पे, तो 3 अल्फा प्लस बीटा लिख दो, -2 प्लस एल लिख दो। ये 1 दिया है तो 3 - 2 इज इक्वल्स टू एल, ना प्लस एल इक्वल्स टू 0। निकालना क्या है देखो। हम्म, अच्छा सॉरी, अल्फा प्लस बीटा -1 आएगा यहाँ पे, तो ये अल्फा प्लस बीटा -1 किया मैंने, तो ये हो गया माइनस, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 5। देखो फर्जी सवाल, पता नहीं किस 3D के नाम पे क्या दिया हुआ है ये, वेक्टर के नाम पे। अब अगला देखो, ये देखो भाई क्या बोलता है हमारा क्वेश्चन कि x एक रैंडम वेरिएबल है और मेरे पास उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है p ऑफ x इक्वल्स टू x करके। उसके बाद बताया कि भाई ये जो पॉइंट है ये एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं एक्स वाई प्लेन में। अगर एक लाइन पे लाई करते हैं तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी एक लाइन है, मतलब इस पे लाई करते हैं। आगे बात समझ में, जहाँ y क्या है p ऑफ x, x क्या है स्मॉल x। आगे बात समझ में बिल्कुल। उसने बोला है कि x इक्वल्स टू 0 से 1, 0 से लेके 4 तक एक फिक्स स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। उसके अलावा जो मेरी प्रोबेबिलिटी है उसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक है भाई, अपन अपना चार्ट बनाते हैं जो हम बचपन से बनाते आते थे, ये वाला बिल्कुल बनाते हैं, बनाओ। अगर x की वैल्यू मेरी कितनी है 1, तो पी एक्स कितना आएगा मेरा m प्लस सी, ना सॉरी 0 शुरू करेंगे हम लोग जी, बिल्कुल 0 शुरू करेंगे, माय बैड। देखो अगर मैं 0 शुरू कर रहा हूँ भाई, अगर मैं 0 शुरू कर रहा हूँ तो मेरा कितना आएगा, सबसे पहले c आएगा। अगर 1 से शुरू कर रहा हूँ तो कितना आएगा m प्लस सी। अगर मैं 2 से शुरू 2 डालूंगा तो कितना आएगा 2m प्लस सी। 3 डालने पे कितना आएगा 3m प्लस सी। 4 डालने पे कितना आएगा 4m प्लस सी। और भाई उसके बाद कुछ भी डालने पे कितना आएगा 0। सही बात है, उसने दिया है मेरे को कि
कि इसके अलावा प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0। अब देखो उसने मेरे को क्या मीन दिया है, मेरे को वेरिएंस पूछा है। अगर वेरिएंस देके 24 अल्फा दिया है वेरिएंस, तो अल्फा की वैल्यू पूछी। देखो सीधी बात है भाई, मीन क्या होता है मेरा, मेरा मीन क्या होता है, पी आई एक्स आई मीन होता है मेरा, ठीक है। मेरा वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस मेरा ये होता है भाई, पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर, ये मेरा वेरिएंस होता है, ठीक है। उसने इसकी वैल्यू कितनी दी है मेरे पास, 24 अल्फा। इसकी वैल्यू कितनी दी है मेरे पास, 5/2 दिया है, इसके वैल्यू 5/2 दिया है मेरे पास। अब देखो सोल्व करने के लिए क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं, उठा उठा के रख दो सब में, हर जगह, कुछ तो नहीं करना। देखो भाई, अगर अब मैं मेरे पास मेरे को पी एक्स पता है, सारे एक्स पता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों का इनका मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करके 5/2 के बराबर करूँ मीन को। देखो पहले मेरा क्या आएगा भाई, मल्टीप्लिकेशन करूंगा m प्लस सी, आई बात समझ में, प्लस 4m प्लस 2c प्लस 9m प्लस 3c प्लस 16m प्लस 4c इज इक्वल्स टू 5/2। हाँ या ना, बिल्कुल सही है। तो m कितने आ गए मेरे पास, m कितने आ गए देखो, 16 और 10 26 और 4 30। c कितने आ गए भाई, 4 3 7 दोनों और 1 10। इसकी वैल्यू कितनी है, 5/2। देखो एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई, आ गई कि नहीं आई, एम और सी में एक इक्वेशन आ गई। देखो अब अगर मैं इसको काट भी दूं तो क्या बनेगा, 6m प्लस 2c इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। उसके बाद मैं एक अपना ये निकालना और ये निकालना, हमके ये तो निकालने की जरूरत नहीं है, ये तो दिया हुआ है मेरे पास, 5/4 हो जाएगा। देखो अब ये निकालना है मेरे को, पी आई एक्स आई स्क्वायर। तो अगर मैं पी आई एक्स आई स्क्वायर लिखूंगा भाई तो क्या आएगा, पी एक्स आई स्क्वायर में देखो, लेंदी है थोड़ा पर ठीक है, निकालना पड़ेगा मैं। तो पी आई एक्स आई स्क्वायर करना है मेरे को बेसिकली, मतलब दिस इंटू दिस का स्क्वायर। तो पहला क्या आएगा, m प्लस सी, बिल्कुल, प्लस देखो दूसरा क्या आएगा, दिस इंटू इसका स्क्वायर, मतलब 8m प्लस 4c, 8m प्लस 4c। तीसरा इसका स्क्वायर प्लस ये, मतलब 9 इंटू 3m प्लस सी, तो कितना आएगा, 27m प्लस 9c, 27m प्लस 9c प्लस आगे देखो भाई 16, ये मतलब 64m प्लस 16c, 64m प्लस 16c, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया, ये इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास भाई। अब देखो अगर अगर भाई इसकी वैल्यू अगर मैं निकालूं तो जोड़ के देखो कितना आ रहा है इस पे। सबसे पहले तो ये देखो m प्लस सी, m कितना आएगा, 64 और 27, देखो 27 ये हो गया, 28 ये हो गया, 36 हो गया। तो अगर इसमें 36 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 100 आएगा। तो ये आएगा 100m प्लस कितना, 16 एंड 4 20 9 और 10 30c। ये मेरे पास क्या आ गया भाई, ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई चुपचाप। देखो अब देखो, अब देखो मेरे पास ये वैल्यू है और मेरे पास ये वैल्यू है, मेरे पास ये वैल्यू है और मेरे पास ये वैल्यू है। ये वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, ये वैल्यू कितनी आएगी, 5/4। क्यों, क्योंकि स्क्वायर होता भाई, 5/2 मेरे पास दी हुई है ये वैल्यू, पी आई एक्स आई दी है कितनी, 5/2, कितनी आएगी, स्क्वायर कितना आएगा, 25/4। अरे आएगा कि नहीं आएगा, बोलो सर बिल्कुल आएगा। अगर हाँ देखो यहाँ पे इसके अलावा एक तो और हमारे पास ये होता है ना भाई कि पी एक्स जो है 1 के बराबर भी तो होता है मेरे पास, सबको जोड़ के 1 के बराबर भी तो आएगा। तो सबको जोड़ो कितना, 4 3 7 दोनों 1 10, 10m प्लस 5c। देखो ये तो मेरे को पहले ही कर लेना चाहिए था, 10m प्लस 5c इक्वल्स टू 1 के बराबर है। ये मेरी एक पहली सबसे पहली इक्वेशन बनती, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, दूसरी इक्वेशन मेरी ये वाली बन जाएगी, 6m प्लस 2c इक्वल्स टू 1/2, 6m प्लस 2c इक्वल्स टू 1/2। अगर मैं इसको फर्दर लिखना चाहूँ भाई तो क्या होगा, 12m प्लस 4c इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। उठा के काट दो, क्या आएगा, 2m माइनस सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 2m इक्वल्स टू क्या आ गया, 2m इक्वल्स टू सी आ गया। आई बात समझ में। अब 2m की अगर सी की वैल्यू मेरे पास 2m है तो मैं किसी में डाल दूँ, सी की इसमें डाल देता हूँ, सी की वैल्यू कितना है 2m। तो देखो
क्या बनेगा मेरे पास, सी की वैल्यू में डाल दूँ 2m, तो 12m प्लस 8m इज इक्वल्स टू 1। m कितना आ गया 1/20, सी कितना आ गया मेरे पास 1/10। m और c की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/10 और m/20, उठा के यहाँ रख दो। m की वैल्यू कितनी है भाई 1/20, 100 इंटू 1/20 प्लस c की वैल्यू कितनी है 1/10। कितना बना मेरे पास 5 और 3 8 बनाए, तो मतलब पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर कितना बना मेरे पास 8 बना। और ये कितना बनेगा पी आई इंटू एक्स आई का होल स्क्वायर कितना है 25/4 है कि नहीं है। अब मेरे को वेरिएंस वेरिएंस इसने 24 अल्फा दिया, सबसे पहले वेरिएंस निकाल दूंगा इन दोनों को माइनस करके। वेरिएंस का फॉर्मूला ये होता है, तो क्या करेंगे हम 8 माइनस 25/4 क्या आएगा 7/4। ठीक है, उसने ये मेरे पास वेरिएंस आया भाई। उसने पूछा कितना है, उसने पूछा क्या है देखो, उसने पूछा है 24 अल्फा। देखो 24 इंटू 7/4 कितना आ रहा है आंसर 42। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा यार, ये देखो सिंपल सा इंटीजर टाइप का आंसर, आखिरी इंटीजर टाइप का आंसर मेरा 42 आएगा। आई बात समझ में। थोड़े थोड़े लेंदी क्वेश्चन थे आखिरी के, एक दो थोड़े से लेंदी क्वेश्चन थे, बट कंसेप्ट वाइज तो क्या थे। 4 पे बात कर लिया जाए, ठीक है, जो मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है। अब कह रहा है मैच द फॉलोइंग में, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन 14 है, कह रहा है कि अल्फा बीटा 2 डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। भाई इस इक्वेशन के 2 रूट्स दिए हुए हैं अल्फा और बीटा जो कि डिस्टिंक्ट है, ठीक है। कंसीडर द सेट टी 1 अल्फा बीटा फॉर 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है। एक सेट टी दे रखा है, इसके सभी एलिमेंट्स, भाई टी के जो भी एलिमेंट्स हैं वो मैट्रिक्स एम के एलिमेंट्स में है। बात समझ में आ रही क्या। अच्छा, अब कह रहा है कि इस तरीके से डिफाइन किया गया है मैट्रिक्स। देखिए आर आई क्या लिखा हुआ है I1 AI1, ठीक है, AI2 AI3, और सीजे क्या डिफाइन किया गया है A1J A2J A3J फॉर ऑल I1 2 3, ठीक है। अच्छा जे भी 1 2 3 है। तो अब कह रहा है कि मैच द एंट्री फॉर लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। चलिए भाई पहला क्या कह रहा है आपके सामने, पी जो दे रखा है, पी दे रखा है कि द नंबर ऑफ मैट्रिसेस, ध्यान से सुनिएगा, द नंबर ऑफ मैट्रिसेस M A I J 3x3 all entries in T such that Ri equals to Cj equals to 0 for all ij, ठीक है। इन सब का समेशन क्या होना चाहिए, Ri का वैल्यू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, Cj का वैल्यू भी क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, अपने सामने एक चीज दे दिया, क्या दे दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 के 2 रूट हैं, ठीक है, एक अल्फा और एक बीटा, तो सम ऑफ रूट्स कितना हो गया अल्फा प्लस बीटा माइनस 1। तो यहां से क्या मिला आपको कि अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 का वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। और यहीं से ये चीज पता चला कि टी में जो एलिमेंट्स हैं 1 अल्फा बीटा वो यही है, और उनका समेशन कितना है 0 है। तो चलिए अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन में कि इस तरीके से, अच्छा डिटरमिनेंट अगर मैट्रिक्स एम को देखा जाए तो थोड़ी देर के लिए A12 A13 21 22 23 31 32 33 इस तरीके से लिख दिया हमने, ठीक है। अच्छा अब क्या कह रहा है आपके सामने कि देखिए आर आई भी 0 होना चाहिए और सीजे भी क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अगर थोड़ा सा आप आर आई देखें तो आर आई क्या लिखा हुआ है A11 प्लस A12 प्लस A13 1 के लिए, और क्या हो सकता है A21 A22 A23, और क्या हो सकता है A31 प्लस A32 प्लस A33, दिख रहा है। अच्छा इसी तरीके से अगर आप सीजे वाले को देखें तो सीजे वाले में क्या मिलेगा भाई साहब A11, अगर जे का वैल्यू 1 रखा, A21 प्लस A31 ये भी 0 होना चाहिए, फिर से A12 प्लस A22 प्लस A32 ये भी 0 होना चाहिए, फिर से 3 रखेंगे तो A13 A23 प्लस A33 ये सबके सब क्या होने चाहिए 0 होने चाहिए ऑप्शन पी के लिए। अब ध्यान से देखिए, अब मैट्रिक्स बनाना है हमें, तो कह रहा है कि A11 A12 A13 0 होना चाहिए, मतलब 1 अल्फा बीटा ऐसे मिलना चाहिए। तो अगर मैं मैट्रिक्स जनरेट करूं तो 1 अल्फा बीटा, ये भी क्या हो जाएगा अल्फा बीटा 1, कुछ इस तरीके से जनरेट कर लेते, लिख लेते हैं, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा बीटा अल्फा 1, कुछ इस तरीके से लिख लिया हमने अपने मैट्रिक्स को। तो कह रहा है कि कितने ऐसे मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेंगे, कितने ऐसे मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेंगे। तो क्या करिए कि भाई साहब 1 अल्फा बीटा एक रो को पकड़ लीजिए, कितने रो को पकड़ लीजिए एक रो को पकड़ लीजिए। इस रो को अरेंज करने के कितने तरीके 3 फैक्टोरियल 1 अल्फा बीटा, दिख रहा है क्या, 3 एलिमेंट्स को अरेंज करने का आपस में तरीका 3 फैक्टोरियल। अब जो रिमेनिंग 2 रोज हैं, ठीक है,
इनके एलिमेंट्स को आप जब अरेंजमेंट करेंगे तो दो ही तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं आप इनको। कितने तरीके से कर सकते हैं? दो तरीके से। कैसे? 1 अल्फा बीटा, एक तो यही हो गया, ठीक है। जब 1 अल्फा बीटा इनको आप अरेंज करिएगा तो ये क्या होगा, आपस में सेम हो जाएंगे। फिर से वहीं पर आ गए हम। तो टोटल कितने हो सकते हैं भाई साहब? 6 × 12 कितने मिलेंगे? 12। तो पी का आंसर कौन सा होना चाहिए? 2 होना चाहिए। पी का आंसर कौन सा होना चाहिए? 2। अब क्यू पर आइए, क्यू क्या कह रहा है? चलिए भाई क्यू पर आइए, नेक्स्ट पेज को इंसर्ट कर लेते थोड़ा सा। क्यू पर आइए। चलिए क्यू पर आइए। अब क्यू में कह रहा है कि नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है, नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस MAIJ 3×3 विद ऑल एंट्रीज इन T सच दैट CJ क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए फॉर ऑल J इन S। ठीक है, CJ 0 होना चाहिए इस बार। बात समझ में आ रही क्या सभी को? CJ 0 होना चाहिए इस बार। तो CJ 0 करना है, ठीक है। तो CJ 0 का मतलब क्या हो गया भाई साहब? A11 A21 A31, ठीक है, A12 A22 A32 A13 A23 A33, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? आपका 0 होना चाहिए। बात समझ में आ रही सभी को? चलिए अब हमें ये नहीं पता, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये पता है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है भाई साहब, थोड़ा सा यूज करते हैं उस चीज का कि ऑप्शन क्यू के लिए, ठीक है, ऑप्शन क्यू में कह रहा है कि क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। चलिए जी, ऑप्शन क्यू में सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहा है आपसे, तो मैट्रिक्स एम को थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं हम। कैसे भाई साहब? X Y Z, A के सामने A, B के सामने B, C के सामने C, ऐसा लिख दिया हमने। अच्छा, ABC क्या हो सकता है? अल्फा बीटा और 1 हो सकता है, और तो कोई तरीका नहीं है। A का वैल्यू अल्फा, B का वैल्यू बीटा और C का वैल्यू 1, यही चीजें हो सकती है, और कोई तरीका, और तो कोई ऑप्शन नहीं डाल सकते हम। अब सिमेट्रिक है भाई साहब इतना, मैंने जैसा कहा कि अल्फा 1 बीटा, A वैल्यू अल्फा, B वैल्यू बीटा और C का वैल्यू 1। अब देखिए ध्यान से देखिए कि अब सिमेट्रिक है तो भाई आप अरेंजमेंट किसका कर सकते हैं? अरेंजमेंट किसका कर सकते हैं आप? अरेंजमेंट केवल A, B और C का ही कर सकते हैं। तो A, B, C का अरेंजमेंट कितने तरीके से होता है? 6 वे से हो सकता है। लेकिन अब साथ में आपको ये भी देखना होगा ध्यान से कि जैसा कि इसमें बोला गया है कि भाई साहब ये CJ जो बोला गया ये वैल्यू 0 होना चाहिए। तो CJ 0 होना चाहिए मतलब क्या भाई साहब? देखिए A11 A21 A31, ठीक है, A11 A21 A31 A12 A22 A23 A13 23 33 0 होना चाहिए। तो अब देखिए ध्यान से, A और B आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं भाई साहब, और C 3 फैक्टोरियल वे से 6 वे से। तो उस टाइम पे X का वैल्यू क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यहाँ पर Y का वैल्यू क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और Z का वैल्यू क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि CJ का वैल्यू हमें क्या करना है? 0। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो सकते हैं भाई साहब? टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो सकते हैं? 6 वेज हो सकते हैं। इसका मतलब कि P का आंसर 2 था, कौन सा? 12। तो Q का आंसर क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। तो P का 2, ठीक है, Q का 4। ऑप्शन, अच्छा सॉरी ये तो ऑप्शन में नहीं है। P का 2 और Q का 4, भाई साहब B और C दोनों है। अब देखते हैं B और C में से कौन सा मैच करता है। अब चलिए जी ऑप्शन नंबर 4 पे आया जाए। किस पर आया जाए? ऑप्शन नंबर 4 पे। ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो ऑड ऑर्डर के होते हैं उनके डिटेल, वो जो डायगोनल होता है वो 0 0 होता है। तो चलिए भाई साहब डायगोनल मैट्रिक्स, इसका डायगोनल बनाया जाए। तो हमारा जो एम होगा, अब इतना हमें पता चल गया है कि 0 0 होगा। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला है तो ये भाई साहब अगर A होंगे तो ये -A होंगे, अगर ये B होंगे तो ये -B, अगर ये C तो ये -C। इतना फिक्स है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है आइए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर Aij बिलोंग्स टू T, ठीक है, फॉर ऑल I ग्रेटर देन J, ठीक है भाई साहब। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट क्या कह रहा है? M इंटू X Y Z। भाई देखिए अब इसका X Y Z से प्रोडक्ट कराया और रिजल्ट क्या कह रहा है? A12 0 A23, A12 0 A23। अच्छा, तो जरा देख लेते हैं भाई साहब कि अपने पास A12 का ऑप्शन क्या है? A11 A12 A12 A0। अच्छा, A23 तो A21 22 23 तो हो गया -C, ठीक है। अब जरा प्रोडक्ट कर लेते हैं इनका। तो इसका प्रोडक्ट इससे होगा भाई साहब, तो AY प्लस BZ का वैल्यू A होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वाले का प्रोडक्ट करेंगे तो -AX,
प्लस सी जेड माइनस ए एक्स प्लस सी जेड, इसका वैल्यू 0 होना चाहिए। और नेक्स्ट वाले का माइनस बी एक्स माइनस सी वाई का वैल्यू माइनस सी होना चाहिए। ये आपके सामने एक, ठीक है, 3 इक्वेशंस निकल गए बेटा। अब क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, ठीक है, एक्स वाई जेड में, ठीक है, कितने हो सकते हैं। बात समझ में आ गई क्या, कितने हो सकते हैं, इस पे बात करना है। तो चलिए देखिए भाई साहब, अब जरा ये जो वो निकला है स्ट्रेट लाइन बेटा, क्रैमर्स रूल हमने सीखा है कि इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं एक्स वाई जेड के, उसके बारे में बात करें। अब जरा इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालिए, डी वैल्यू निकालिए, जिसे आप कहते हैं डिटर्मिनेंट। पहला क्या हो गया भाई साहब, एक्स का कोफिशिएंट 0, ये ए ये बी। अच्छा, एक्स का कोफिशिएंट माइनस ए 0 सी। अच्छा, इसमें एक्स का कोफिशिएंट ए, सॉरी ए नहीं, माइनस बी, वाई का कोफिशिएंट माइनस सी 0। अब देखिए भाई, अब ये तीनों एलिमेंट्स 0 0 हैं तो 0 आएगा। अच्छा, इसी तरीके से dx dy और dz भी कीजिएगा, वो भी 0 आएगा। इसका मतलब भाई साहब कितने सॉल्यूशंस होने चाहिए इसके, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होने चाहिए। कितने सॉल्यूशंस होने चाहिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होना चाहिए। अब अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होगा भाई साहब, तो भाई साहब r का कौन सा आंसर होना चाहिए, r का 3। r का 3 किस में है, तो सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन सही होना चाहिए। चलिए फिर भी डी ऑप्शन सॉल्व कर लेते हैं हम। अब कह रहा है डी ऑप्शन में लेट m a i j 3 क्रॉस 3 be a matrix with all entries t in such that Ri 0 for all I, then the absolute value of the determinant of m। अच्छा, R में कह रहा है कि absolute value of determinant of m, absolute value निकालनी है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए भाई absolute value निकाल लेते हैं। अब Ri 0 है तो 1 अल्फा बीटा, बीटा अल्फा 1, अल्फा बीटा 1। भाई कभी भी करिएगा, सिमेट्रिक दिख रहा है आपको, सिमेट्रिक कह रहा हूं, इसको दिखिएगा, सॉल्व करिएगा, हर बार कितना आंसर आएगा, 0 ही आएगा। हर बार कितना आंसर आएगा, 0 ही आएगा। तो भाई साहब इसका क्या होना चाहिए, 5। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, हर बार इसका आंसर 0 आएगा। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए 15 में कह रहा है कि लेट द स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू 2x टच ए सर्कल विद सेंटर 0, अल्फा। अच्छा, सर्कल का सेंटर कितना है, 0, अल्फा। अच्छा, 0, अल्फा पॉजिटिव है भाई साहब, y एक्सिस पे मान लिया हमने, ठीक है। अच्छा, रेडियस r है, लाइन y इक्वल्स टू 2x जो है इसको टच कर रहा है, टच कर रहा है भाई साहब, तो इसको टच कर रहा था अब तक से, तो टच करा दिया हमने कुछ इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, पॉइंट भी दे रखा है कि टच कहाँ कर रहा है, A1 पर, टच कहाँ कर रहा है, A1 पे। फिर कह रहा है कि अगर B1 बी द पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट लाइन सेगमेंट A1 B1, अच्छा जी, A1 B1 क्या है, इसका डायामीटर है। अच्छा, ये पता होता है अपने को कि 90 डिग्री होता है टेंजेंट पर सेंटर से, ठीक है। तो चलिए अब क्या कह रहा है कि लेट, अच्छा ये भी बोल दिया, ये रेडियस है, y इक्वल्स टू 2x, ये लाइन है, और आपके सामने रिलेशन दे रखा है, ठीक है, कि अल्फा प्लस r का वैल्यू है 5 प्लस रूट 5। अल्फा प्लस r का वैल्यू कितना दे रखा है, 5 प्लस रूट 5, ठीक है। तो अब कह रहा है कि अल्फा का वैल्यू क्या होगा, r का वैल्यू क्या होगा, a1 का वैल्यू क्या होगा, b1 का वैल्यू क्या होगा, आपसे सिमिलरली डिमांड किया गया। चलिए भाई कोई बात नहीं। अच्छा, तो ये वैल्यू r हो गया भाई साहब, यहां से डिस्टेंस जो होगा r हो गया, तो लाइन क्या हो गया, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस चीज से कि सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस टेंजेंट पे हमेशा किसके इक्वल होता है, रेडियस के। तो डालिए हमने 0 माइनस अल्फा का मॉड बाई रूट 5, वो रेडियस के इक्वल होता है। तो यहां से अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, रूट 5 इंटू आर, अल्फा का वैल्यू आ गया रूट 5 इंटू आर। अब अल्फा प्लस आर में पहले से एक रिलेशन दे रखा आपके सामने, क्या दे रखा है, 5 प्लस रूट 5, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू डाल दीजिए भाई इसमें, तो रूट 5 आर प्लस आर, 5 प्लस रूट 5, आर बाहर निकाल लिया, रूट 5 प्लस 1, यहां से रूट 5 बाहर निकालेंगे तो रूट 5 प्लस 1, रूट 5 प्लस 1, रूट 5 प्लस 1 कट गया, तो आर का वैल्यू कितना हो गया, रूट 5। अब आर का रूट 5 डाल दिया तो अल्फा का वैल्यू कितना हो गया, 5। यहां से दो चीजें हमें पता चल गई, क्या कि आर अल्फा का वैल्यू 5 है, आर का वैल्यू रूट 5 है, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि A1 और B1 भी चाहिए। तो अब मुझे बताइए, अब क्वेश्चन में ज्यादा जान तो रह नहीं गया है आपके सामने भाई, ये कोऑर्डिनेट निकल गया क्या कि 0,5, ठीक है। अच्छा यहां से डायरेक्टली भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं आप, और नहीं तो ये जो लाइन परपेंडिकुलर जा रही है इसका इक्वेशन निकाल के इस इक्वेशन के साथ सॉल्व कर ले तब भी बात बन सकती है। तो चलिए भाई बात कर लेते हैं। इस लाइन का स्लोप 2 है, तो इस लाइन का स्लोप -1, सॉरी इस लाइन का नहीं, मैं कहना चाहता हूं इस लाइन का स्लोप नहीं, रुक जाइए,
एक मिनट, मैं थोड़ा सा इरेजर ले लूं आपके लिए। हाँ, इसको हटा देता हूं मैं। ठीक है, अब चलिए देखिए जरा ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि इस लाइन का स्लोप 1/2 है, तो इस लाइन का स्लोप -1/2, इसका स्लोप 2 है तो इसका स्लोप -1/2। अब ये 0,5 से पास कर रहा है, तो इक्वेशन क्या लिखिएगा, y - 5 -1/2 x - 0, तो 2y - 10 इक्वल्स टू -x, तो x + 2y - 10 इक्वल्स टू 0। अब आपके सामने वो आ गया, ये डायमीटर का इक्वेशन आ गया, इस लाइन का इक्वेशन, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही क्या होगा, a1 होगा। तो y का वैल्यू 2x है भाई साहब, डाल दिया, तो x + 4x - 10, तो यहां से x का वैल्यू कितना हो गया 2। अब x का वैल्यू 2 हो गया तो y = 2x में डाल दिया, तो y का वैल्यू कितना हो गया 4। इसका मतलब a1 का कोऑर्डिनेट हो गया 2,4 a1 का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 2,4। अब चलिए बात करते हैं b1 की, बात करते हैं b1 डायमीटर है भाई साहब, डायमेट्रिक एंड है, तो हमें पता है कि अगर a1 ये a1 है, ये b1 है और इसका सेंटर है, ठीक है, तो a1 का कोऑर्डिनेट दे दिया 2,4, सेंटर निकल गया हमारे सामने कितना 0,5। तो अगर इसको अल्फा बीटा मानिएगा, अल्फा तो नहीं माने, ठीक है, अल्फा तो नहीं मानेंगे इसको, ठीक है, कुछ मान लेते थोड़ी देर के लिए, क्या मान लिया जाए x, y ही मान लिया जाए, ताकि आसानी से हम कंफ्यूज ना होंगे इसमें, ठीक है। चलिए देखिए भाई साहब, x, y मान लेते हैं या a, b मान लीजिए। चलिए भाई, अगर ये डायमेट्रिक एंड ये सेंटर है, तो सेंटर क्या होता है भाई साहब, डायमेट्रिक एंड्स का मिड पॉइंट। तो क्या किया, 2 + a/2 का वैल्यू 0, तो a का वैल्यू -2। अच्छा, 4 + b/2 का वैल्यू 5, तो b का वैल्यू कितना हो गया 6, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए -2,6। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, अल्फा p का वैल्यू 4, p में 4, q में r का वैल्यू √5 तो 2, अच्छा r का वैल्यू 2,4 है भाई साहब तो 5, और s b1 है तो -2,6 तो 3, 4253 किस में दिख रहा है 4253, ऑप्शन सी इज करेक्ट 4253। चलिए भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात किया जाए अब जो क्वेश्चन है आपके सामने दिया गया है कि गामा बिलोंग्स टू r, पहले से बोल दिया भाई साहब रियल नंबर बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब आपके सामने दो लाइंस है, ठीक है, 3D में दो लाइंस दिए हुए हैं। अच्छा, कह रहा है कि दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो भाई साहब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा। तो भाई साहब सबसे पहले इसको मान लिया मैंने लेमडा, इसको मान लिया म्यू, इनका मान लेते हैं कि दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कुछ होगा, ठीक है, कुछ नाम देने के लिए बोला है, लेट r1 बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये r1 हो गया। अच्छा चलिए भाई, पहले लाइन से r1 क्या आएगा लेमडा -11, तो फिर क्या होगा 2 लेमडा -21, फिर क्या लिख सकते हैं 3 लेमडा -29। अच्छा, दूसरे लाइन से r1 क्या लिखा जा सकता है 3 म्यू -16, 2 म्यू -11 और गामा म्यू -4। अगर ये दोनों ही पॉइंट्स भाई सेम है तो x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। तो इक्वेट करते हैं भाई साहब सबसे पहले कि लेमडा -11 का वैल्यू 3 म्यू -16, तो यहां से क्या मिला लेमडा -3 म्यू का वैल्यू -5, इक्वेशन 1। दूसरे में 2 लेमडा -21 का वैल्यू 2 म्यू -11, तो 2 लेमडा -2 म्यू का वैल्यू कितना हो गया उधर जाकर के 10। अब क्या भाई साहब देखिए, यहाँ 2 लेमडा से 2 से मल्टीप्लाई कर देते फर्स्ट इक्वेशन में ताकि कट जाए बेटा, तो 2 लेमडा -6 म्यू इक्वल्स टू -10 और 2 लेमडा -2 क्यू का वैल्यू 10, माइनस कर दिया बेटा, ठीक है, यहां पर माइनस कर दिया। अब देखिए यहां कट गया बेटा, तो यह हो गया प्लस यहां पर, तो -4 म्यू इक्वल्स टू -20, तो म्यू का वैल्यू कितना हो गया 5, म्यू का वैल्यू कितना हो गया बेटा 5। अब म्यू का वैल्यू किसी इक्वेशन में डाल दो, चलिए भाई पहले इक्वेशन में डाल दिया, 5 डालेंगे तो 5 3 ज़ा 15, तो 15 उधर जाके +15 हो गया, इसका मतलब लेमडा का वैल्यू कितना हो गया 10 अब देखिए, अब ये क्या है दोनों पॉइंट्स सेम थे बेटा, दोनों पॉइंट्स, तो चलिए भाई डालिए लेमडा का वैल्यू अगर 10 डालेंगे तो अच्छा r1 का वैल्यू निकाल भी लिया जाए, लेमडा का वैल्यू 10 डाला तो -1, फिर से -1 30 -29 1, अच्छा म्यू का वैल्यू डाल दिया। अब क्या जेड कोऑर्डिनेट दोनों का सेम होना चाहिए, वो तो अभी किया नहीं है, तो जेड कोऑर्डिनेट सेम कर लेते हैं बेटा। जेड कोऑर्डिनेट में क्या निकला गामा म्यू -4 का वैल्यू 1, म्यू का वैल्यू 5 है, तो 5 गामा इक्वल्स टू 5, तो गामा का वैल्यू कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, गामा का वैल्यू कितना होना चाहिए
1 होना चाहिए। तो सबसे पहले भाई गामा ही पूछा है, तो गामा के लिए पी के लिए ऑप्शन 3 मैच करा लिया हमने। पी के लिए ऑप्शन क्या होना चाहिए? 3। चलिए जी अब बात करते हैं क्वेश्चन के आगे पार्ट पर। क्या कह रहा है कि लेट ओ ओरिजिन है, एन कैप डिनोट अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ द लाइंस। अच्छा वो वेक्टर, वो प्लेन जो दोनों ही लाइंस को कंज्यूम कर रहा है बेटा, दोनों ही लाइंस को क्या कर रहा है? कंटेन कर रहा है। तो भाई साहब क्या हो जाएगा? एन वेक्टर नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी, इनके पैरेलल वेक्टर का क्रॉस। तो निकाल लेते हैं आई जे के। क्या हो जाएगा भाई साहब? क्या लिखा हुआ है? 1 2 3, 3 2 1। अपने पास गामा का वैल्यू 1 आ चुका है, तो निकालिए भाई साहब आई का क्या मिल गया? 2 1 2 -6 -4 माइनस जे में 1 -9 -8 प्लस के कैप, के लिए क्या मिला? 2 -6 तो -4, तो -4i प्लस 8j -4k। ठीक है आप क्या करें भाई साहब? एन कैप हमें निकालना है, रेशियो होता है, तो भाई -4 क्या कर लिया? बाहर निकाल लिया। तो -4 अगर बाहर निकाल ले हम तो और क्या लिख सकते हैं इसे? i -2j प्लस k। अच्छा एन कैप चाहिए हमें, क्या चाहिए हमें? एन कैप चाहिए। तो एन कैप चाहिए तो क्या करें? इसके मॉडुलस से डिवाइड दे दें। तो एन कैप कितना हो जाएगा? देखिए भाई मॉडुलस से डिवाइड दे दें तो 1i -2j प्लस k, मॉडुलस हो गया 1 + 4 + 1 6, तो i/√6 -2j/√6 प्लस k/√6। बात समझ में आई क्या? तो भाई साहब इसके लिए ऑप्शन 4 होना चाहिए, i/√6 -2j/√6 1/√6। तो एन कैप क्यू के लिए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? 4। क्यू के लिए ऑप्शन 4 जाना चाहिए। ठीक है चलिए अब इसके थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? OR1 इक्वल्स, आपके पास R1 निकल गया है, OR1, तो OR1 क्या हो गया भाई साहब? -i -j प्लस k कैप। तो -i -j प्लस k कैप। तो R के लिए कौन सा जाएंगे हम? R के लिए 1 जाएंगे। अब कह रहा है ए पॉसिबल वैल्यू ऑफ OR1 डॉट एन कैप। तो OR1 निकल गया है, अपने पास एन कैप भी निकल गया है, ये रहा एन कैप, ये रहा OR1। ठीक है डॉट ले लेते हैं, तो माइनस इंटू 1, तो -1/√6 प्लस 2/√6 प्लस 1/√6, तो 1/√6 1 -1/√6 कट गया, कितना बचा? 2/√6। तो 2/√6 तो क्या कर सकते हैं भाई साहब? 4/√6, तो √2/3 ऑप्शन है क्या? हाँ 5 है, तो एस के लिए 5 जाएंगे। देखिए 3 4 1 5 कौन सा ऑप्शन है? 3 4 1 5, तो ऑप्शन कौन सा मिला? सी मिला आपको। ऑप्शन कौन सा मिला भाई साहब? सी मिला। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं 17। अब 17 नंबर क्वेश्चन पे आइए। इसमें क्या कह रहा है आपके सामने? लेट एफ आर से आर, जी से आर आर बी फंक्शंस डिफाइन। एफ एक्स आपके सामने दे रखा है x mod x sin 1/x, x नॉट इक्वल टू 0, और 0 पर क्या दे रखा है? 0 दे रखा है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। और gx भी दे रखा है आपके सामने 1 - 2x, x 0 से लेके 1/2 अदरवाइज 0 है। और आपके सामने एक लंबा चौड़ा फंक्शन डिफाइन कर रखा है। लंबा चौड़ा फंक्शन भाई साहब देख लो यहाँ ध्यान से, बस डराने की कोशिश किया गया है इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं। बाकी तो भाई साहब ये क्वेश्चन काफी आसान था, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस डराने की आपको कोशिश किया गया था। हालांकि आप डर भी गए होंगे बहुत सारे लोग, तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है, लिखिए बात करते हैं। अब क्या है कि ऑप्शन पी में जो कह रहा है भाई साहब, ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा। इसमें कह रहा है कि पी में ऑप्शन है कि ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 0, डी का वैल्यू 0। तो चलिए भाई साहब पी के हिसाब से काम किया जाए। ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 0, डी का वैल्यू 0। चलिए भाई ए का वैल्यू 0 रख दिया तो ये भी 0, अच्छा सी 0 डी 0। तो भाई साहब एच एक्स अपने सामने मिला क्या? बी 1 डाल दिया, तो g ऑफ x प्लस g ऑफ 1/2 माइनस एक्स। ठीक है g ऑफ x प्लस g ऑफ 1/2 माइनस एक्स। अब 1/2 माइनस एक्स निकालना पड़ेगा आपको। g ऑफ x दे रखा है, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या रख दिया जाए? 1/2 माइनस एक्स। तो g ऑफ 1/2 माइनस एक्स निकाल लिया जाए भाई साहब इस चीज को। ठीक है तो g ऑफ 1/2 माइनस एक्स क्या मिलेगा? 1 - 2 1/2 माइनस एक्स। अच्छा x 1/2 माइनस एक्स 0 से लेकर के 1/2। ठीक है अदरवाइज तो है ही 0, तो टेंशन नहीं है। तो g ऑफ 1/2 माइनस एक्स क्या मिला? देखिए तो 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 से 2 कट गया बेटा, ये 1 - 1 0, तो ये 2x लिखा हुआ है। अच्छा इसको सॉल्व करिएगा तो ये फिर से भाई साहब 0 से क्या मिला हुआ है? 1/2 और 0 अदरवाइज
दोनों को ऐड करिए तो एच ऑफ एक्स क्या हो गया हमारे सामने, देखिए तो जी एक्स क्या था पहले 1 माइनस 2x, अब क्या मिल गया प्लस 2x, और जीरो तो है ही, x कहां से भाई साहब -1 सॉरी 0 से लेकर के 1/2, x क्या कह रहा है 0 से लेकर के 1/2, और ये क्या था अदरवाइज देखिए तो ये कट गया भाई साहब, hx का वैल्यू 1 हो गया, hx का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, तो hx का वैल्यू 1 हो गया और 0 हो गया, तो साफ साफ दिख रहा है भाई साहब hx का वैल्यू या तो 1 या तो 0, तो साफ साफ दिख रहा है कि रेंज ऑफ h क्या होना चाहिए 0 और 1 होना चाहिए, मतलब p के लिए ऑप्शन क्या जाना चाहिए, p के लिए 5 जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब क्या कह रहा है भाई सेकंड पोर्शन में कह रहा है कि a का वैल्यू 1, b0, c0, d0, चलिए भाई अब q की बात कर लेते हैं, a का वैल्यू 1 कह रहा है और बाकी सब 0, तो hx का वैल्यू क्या हो गया fx हो गया, और fx अपने सामने दे रखा है x mod x, भाई साहब क्या दे रखा है x mod x sin 1/x, ठीक है x mod x sin 1/x, तो देखिए भाई साहब जरा क्या दे रखा है q में या तो 2 या तो 3, तो ऑन 2 होगा या तो डिफरेंशिएबल होगा, यही ऑप्शंस में चल रहा है, तो ऑप्शन के हिसाब से काम करते हैं, डिफरेंशिएबल है या नहीं है चेक कर लेते हैं, डिफरेंशिएबल है या नहीं है चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले LHD पे बात कर लिया जाए, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस पे मॉड कैसे खुलेगा माइनस के साथ, तो f ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ एच 0 अपॉन माइनस एच होता है, वो डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो माइनस एक्स इंटू एक्स साइन 1/x माइनस 0/-x कट गया बेटा, 0 पर क्या देगा 0 देगा। अच्छा RHD देख लीजिए 0 प्लस एच पर, तो 0 प्लस एच पर तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस क्या मिलेगा एक्स एक्स साइन 1/x माइनस 0/x कट गया बेटा, अभी भी क्या मिला 0, इसका मतलब क्या हो गया ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा बेटा, साफ साफ दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई साहब q को हमको किससे जाना चाहिए, q को 3 से जाना चाहिए, p को 5 q को 3 से। ठीक है, अच्छा चलिए भाई अब क्या कर रहा है r ऑप्शन में, r ऑप्शन में कह रहा है कि a का वैल्यू 0 होना चाहिए, b का वैल्यू 0 होना चाहिए, d का भी वैल्यू 0 होना चाहिए, बस c का वैल्यू क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो चलिए भाई थोड़ा नया पेज इंसर्ट कर लिया जाए। ठीक है देखिए कहाँ थे हम लोग, हाँ यही है न्यू स्लाइड, चलिए न्यू स्लाइड पे आ जाए। अब आर ऑप्शन जो है, आर ऑप्शन में कह रहा है, आर ऑप्शन में सीधे सीधे क्या कह रहा है, आर ऑप्शन में कह रहा है आपसे कि बस आर ऑप्शन में कह रहा है सी का वैल्यू 1 होना चाहिए और बाकी सब 0 हो जाए, तो हमारा एच एक्स क्या मिलेगा, देखिए सी का वैल्यू 1 रखने पर, ठीक है एक्स माइनस जी एक्स, तो एक्स माइनस जी एक्स रख लिया, तो भाई जी एक्स तो क्या था डिफाइन किया गया था, क्या डिफाइन किया गया था 1 माइनस टी एक्स 0 से 1/2, तो x माइनस 1 माइनस 2x, x का वैल्यू 0 से 1/2। ठीक है, और तो क्या कहेंगे अदरवाइज, तो क्या लिख देंगे हम 0 लिख देंगे, 0 अदरवाइज। ठीक है, तो क्या मिला यहां से देखिए 3x माइनस 1 0, x का वैल्यू 0 से लेकर के 1/2 अदरवाइज। ठीक है, अब देखिए भाई साहब इसके सामने से देखिए क्या लिखा हुआ है, अपने को मिल गया। ठीक है, तो अब क्या है r के हिसाब से देखिए क्या दे रखा है कि p का 5 हमने निकाल लिया, q का 3 निकाल लिया, तो 5 और 3 भाई एक ही ऑप्शन है c, अब तो मार ही देना चाहिए c ऑप्शन। ठीक है, r और s पे तो जाना ही नहीं चाहिए अपने को, फिर भी r पे देखिए क्या दे रखा है, इसमें 2 दे रखा है, देखिए 2 मतलब क्या है भाई साहब r के लिए ऑन 2 कह रहा है, तो ऑन 2 है क्या, ठीक है देख लेते हैं भाई साहब, तो 3x माइनस 1 अगर जरा इसका फिगर बनाया जाए 1 से 2 के लिए, ठीक है 1 से 2 के लिए इसका फिगर बनाया जाए, ठीक है तो 0 डालने पर क्या मिलेगा -1, 0 डालने पर क्या मिलेगा -1, 1/2 डालने पर क्या मिलेगा 3/2 -1, 3/2 -1 फिर से 1/2। ठीक है, तो ये हो गया 1/2, x का वैल्यू 1/2 डालने पर 1/2, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, रुक जाइए x माइनस 0, अरे तो यहाँ पर x माइनस 0 भी तो घटेगा, ये तो भूल ही गए, तो यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर मिला x। तो चलिए भाई अब देखा जाए, अब ग्राफ बनाया जाए, तो 0 से 1/2 के लिए तो ये ग्राफ हो गया 3x माइनस 1। अच्छा अदरवाइज y इक्वल्स टू x लाइन, अब y इक्वल्स टू x लाइन पे बात करिएगा, तो y इक्वल्स टू x 1/2 पे 1/2 मिल रहा है, तो यहीं से आगे बढ़ जाएगा। अब इसमें देखिए क्या है 0 इंक्लूड नहीं है, अब क्या है भाई साहब ये -1 पे देता है, तो यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए लाइन, तो ये y इक्वल्स टू x यहाँ से स्टार्ट होगा और y इक्वल्स टू x यहाँ से स्टार्ट होगा। अब देखिए ध्यान से
क्या ये ऑन टू दिख रहा है आपको, हाँ या ना? क्या हर एक वाई वैल्यू आ गया क्या? इसके ऊपर हर एक वैल्यू मिल रहा है, इसके नीचे हर एक वैल्यू मिल रहा है, तो ये फंक्शन कैसा होना चाहिए? ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ऑन टू फंक्शन। क्यों भाई साहब? देखे ध्यान से, ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। रेंज 0 से 1 नहीं भाई साहब, क्या रेंज 0 से 1 नहीं, 1 1 है क्या? देख लेते हैं। अच्छा 1 1 के लिए भाई साहब 1 1 के लिए दिख रहा है 1 1 भी हो सकता है और ऑन टू भी हो सकता है, तो 1 1 क्या भाई साहब? ऑन टू यहाँ पर दिख रहा है अपने को, 1 1 तो नहीं दिख रहा है, तो ऑन टू ले सकते हैं हम, ठीक है। अच्छा 1 1 है क्या? अदरवाइज एक्स है, चलिए कोई बात नहीं। अब इसका मतलब क्या है क्या भाई साहब? आर के लिए क्या लेना चाहिए हमें? आर के लिए 2, चलिए ऑन टू हो गया। अब एस की बात करते हैं, A0 B0 C0 D1, मतलब भाई साहब एस में D1 कह रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? HX का वैल्यू GX, HX का वैल्यू क्या हो गया? GX, जो कि 1 - 2x दे रखा है 0 से लेके 1/2 पर, और 0 दे रखा है अदरवाइज पर। तो इसका ग्राफ बना लिया जाए, देखिए इधर ध्यान से, x 0 डालिएगा तो 1 मिलेगा, और x का वैल्यू 1/2 डालिएगा तो 0 मिलेगा, ये 1/2 0, और बाकी हर जगह 0 जा रहा है, तो इधर भी 0 इधर भी 0। तो रेंज में क्या दिखा? रेंज में ध्यान से देख लीजिए, आपको क्या दिखा? देख लीजिए यहाँ से ध्यान से, 0 से 1 रेंज दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको? बस यहाँ से यहाँ तक का रेंज, देखिए भाई यहाँ से यहाँ तक ही रेंज दिख रहा है 0 से 1, तो इसका रेंज कितना है? 0 से 1 रेंज जा रहा है इसका, इसका रेंज कितना जा रहा है? 0 से 1। तो एस के लिए क्या कहेंगे हम? 4, तो एस का 4, देखिए भाई साहब पी, तो 5 3 2 4, 5 3 2 4, ऑप्शन सी इज द मोस्ट प्रोबेबल आंसर। मोस्ट सेटिस्फैक्टरी आंसर क्या हो सकता है इसका? ऑप्शन सी। चलिए फिर पेपर 2 पे बात करते हैं आप सबसे, ठीक है।